हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आपके? हम सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैंने जीएसटी की रिवीजन की 3 क्लासेस दी हैं, जिसमें हर क्लास में जैसे एक क्लास में 6 चैप्टर हो गए, फिर अगली क्लास में अलग चैप्टर हो गए। तो उसमें 3 क्लासेस में सारा जीएसटी का रिवीजन अराउंड 28 आवर्स में कवर्ड है। फिर कस्टम की हमने 2 क्लास रिवीजन की दी है, एक एफटीपी की है और बाकी चैप्टर्स की कस्टम की क्लास एक सेपरेट है जो अराउंड 6 आवर्स की है। अच्छा, 2 नए टॉपिक ऐड हुए हैं, एथिकल एस्पेक्ट इन जीएसटी एंड रिवर्स चार्ज। अगर आप इनको डिटेल में देखना चाहें तो हमने अमेंडमेंट क्लास यूट्यूब पे अपलोड करी है, वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों को मैंने इन रिवीजन क्लासेस में कवर किया हुआ है और ये अपडेटेड रिवीजन क्लासेस हैं, तो जो मे 24 की अमेंडमेंट्स हैं वो भी इन रिवीजन क्लासेस में कवर्ड है। ठीक है, अगर आप अमेंडमेंट सेपरेट नहीं देखते तो इसमें रिवीजन में वो कवर हो जाएगा, लेकिन डिटेल में देखना चाहें तो आप वो अमेंडमेंट क्लास देख सकते हैं। क्या मैंने इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कवर किए हुए हैं? हाँ, कुछ कुछ मैंने क्वेश्चन साथ में कराए हुए हैं इन रिवीजन क्लासेस में, तभी थोड़ा ड्यूरेशन इसका ज्यादा है। अच्छा, इस बार मैंने एक मस्त फाइल बनाई है रिवीजन की, और ये मैंने हाईलाइट करके दे रखा है। ये हम एग्जाम ओरिएंटेड बुक नाम दे रहे हैं। अगर आप ये परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, सस्ती सी है। लेकिन इससे होगा क्या, आप रिवीजन जल्दी कर पाएंगे। मैंने इन्हीं नोट्स से ही रिवीजन कराया, मैंने हाईलाइट करके दे रखा, बस इनको पढ़ते जाओ और आपका रिवीजन तुरंत होता जाएगा। हर चैप्टर में मैंने हाईलाइट कर दिया है कि क्या पढ़ने वाला है। ओके, तो जैसे हमने हाईलाइट करके दिया हुआ है। अच्छा, अगर इसके अलावा मैं एक प्लान कर रहा हूं, इनके अलावा मैं ये प्लान कर रहा हूं क्या, एक तो मैंने आरटीपी मे 24 की भी रिवीजन, आरटीपी मे 24 भी अपलोड कर दी है, और मैं प्लान कर रहा हूं अगर आप चाहें तो हम कुछ क्वेश्चन भी और चैप्टर वाइज जो पास्ट ईयर में आए हुए हैं या आरटीपी में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन की फाइल आपको दे रहे हैं। या तो आप खुद से कर ले या वो वाले क्वेश्चन के लिए हम अलग क्लास अपलोड करें। एक मस्त बात और बता दूं मैं आपको, जो मैंने इसमें बताया नहीं, केस सिनेरियो का रिवीजन और एमसीक्यू का रिवीजन भी हम अपलोड कर रहे हैं। बच्चे कह रहे थे कि इसको भी आप डाल दीजिए, तो मैं उसका रिवीजन फास्ट फास्ट में आपको प्रोविजन और केस सिनेरियो उसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। करते हैं स्टार्टअप रिवीजन क्लास। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आपके? हाँ जी, हम रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। फटाफट से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी निकाल लीजिए अपनी एग्जामिनेशन बुक में, कस्टम में। शुभ विचार याद है ना? लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसने क्या बोला था, करता हूं तो समझ जाता हूं, देखने सिर्फ याद ही रहता है। ठीक है, ओके। हाँ जी, हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट की बात करेंगे या इंपोर्ट की बात करेंगे या दोनों की बात करेंगे? यहां हम दोनों की बात करेंगे जी। अच्छा, इसके लिए जो नीति लिखी जाएगी विदेश व्यापार नीति, ये कौन लिखता है? हाँ जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कौन से एक्ट में ये पावर है? एफटीडीआर एक्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में पावर है ये वाली नीति लिखने के लिए। अच्छा, ये कोई 5 साल की है? ना 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 ना, अब 5 साल की नहीं है, पहले होती थी 5 साल की, अब 2023 है। बस यही चलती रहेगी जब तक इसको रिप्लेस नहीं कर दिया जाता। अच्छा, हमारा काम इंपोर्ट को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट का? एक्सपोर्ट को बढ़ाना है जी, एक्सपोर्ट को बनाना हो। अच्छा, तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कर रहे हो, वो बिना ड्यूटी टैक्सेस के मिल जाए, तो हमें एग्जाम्पशन चाहिए। हमें एग्जाम्पशन चाहिए, इंपोर्ट बिना ड्यूटी टैक्सेस के मिल जाए। अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो फिर ये लैंग्वेज तो लिख दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, क्या हमें इसी की लैंग्वेज के हिसाब से एग्जाम्पशन मिलेगी? ना 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 ना, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लीगल लैंग्वेज ड्राफ्ट करेगी, नोटिफिकेशन इश्यू करेगी सीबीआईसी जैसे। तो उस, अगर एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन इश्यू रखा है तो उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन मिलेगी। अगर सिर्फ सिर्फ गाइडलाइंस, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो क्या है, ये तो गाइडलाइंस है। ये किसने इश्यू करी है? एमओसी ने। इसमें एग्जामिनेशन है, अभी एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ तो एग्जामिनेशन नहीं मिलेगी। यही चीज आपने कहां पढ़ी थी? आपके नोट्स में। फटाफट से आएंगे जरा वहां देखेंगे।
हाँ जी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये क्या है? ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है किसके लिए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के लिए। हाँ जी, किसने लिखी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। इसका पुराना नाम क्या था? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी था। ओके, कौन से एक्ट में ये पॉलिसी लिखने की पावर है? ये FTDR एक्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। अच्छा, इसका ड्यूरेशन कोई एंड डेट नहीं है जी, पहले 5 साल की हुआ करती थी। अब हाँ, ड्यूरिंग द ईयर कोई नोटिफिकेशन इशू करना है तो गवर्नमेंट इसको अमेंड कर सकती है। अच्छा, लेकिन एग्जामिशन किसके हिसाब से मिलेगी? लैंग्वेज ऑफ एग्जामिशन नोटिफिकेशन जो कि CBIC ने इशू किया उसके हिसाब से मिलेगी। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से एग्जामिशन मिलेगी। अब इसके लिए हमने ये क्वेश्चन किया था। हेलो, एक स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, इसके लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की गाइडलाइंस में जो एग्जामिशन है, लेकिन अभी इसका एग्जामिशन नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है, कस्टम का नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ, तो क्या इसे एग्जामिशन मिलेगी इंपोर्ट पर? ना 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 ना, अभी नहीं मिलेगी। अच्छा, अब इस FTP में हमें क्या क्या पढ़ना है ये बताने से पहले एक बार आप पेज नंबर 17 पर आए। यहां मैं आपको क्या कराने जा रहा हूं? यहां मैं आपको कराने जा रहा हूं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की स्कीम्स। मतलब हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हम रॉ मटेरियल बिना ड्यूटी के परचेज करना चाहते हैं, कोई एग्जामिशन स्कीम है या कोई ड्यूटी रेमिशन स्कीम है, तो हम वो करने जा रहे हैं। तो एक बार मैं इसे स्लाइड से दिखाता हूं, फिर यहां से देख लेंगे। ओके, तो आइए जरा यहां पर क्या, हाँ जी, मैं मैदा, शुगर और मिल्क पाउडर ये इंपोर्ट करके ला रहा हूं, ये ड्यूटी पे कर इससे मैं क्या करूंगा जी? इससे मैं बनाऊंगा बिस्किट, और बिस्किट को क्या करूंगा? एक्सपोर्ट करूंगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं मैदा 550 ग्राम, 210 ग्राम, मिल्क पाउडर 50 ग्राम ये लेके आ रहा हूं 1 किलो बिस्किट बनाने के लिए। इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म। ये DGFT एक डायरेक्टर इन फॉरेन ट्रेड है, उसने इशू कर रखा है कि 1 किलो आउटपुट बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड इनपुट, SI मतलब स्टैंडर्ड इनपुट, कितना स्टैंडर्ड इनपुट हम यूज कर सकते हैं, ये हमारे काम में आएगा। तो 1 किलो बिस्किट बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड इनपुट यूज कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड इनपुट फिक्स हो रखे हैं, जिसे हम ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स बोला करते हैं। ओके, अब आगे की बात सुनिए। हाँ जी, अब मैंने बिस्किट बना के क्या कर दिया? एक्सपोर्ट। तो जो हमने इंपोर्ट पर ड्यूटीज दे रखी हैं, क्या इसका मेरे को रिफंड मिल जाएगा? जी हाँ, इसे बोलते हैं ड्यूटी रेमिशन स्कीम। ये ड्यूटी ड्रॉबैक के नाम से आपको मिल जाता है रिफंड। या तो एक परसेंटेज फिक्स है आपके प्रोडक्ट के लिए, वो जितने का एक्सपोर्ट किया उसकी एक परसेंटेज रिफंड मिल जाएगी। अगर परसेंटेज फिक्स नहीं है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, मेरे को एक्चुअल जितनी ड्यूटी गई है उसका रिफंड दे दो। तो इसे हम बोलते हैं ड्यूटी रेमिशन स्कीम। अच्छा, एक और ड्यूटी रेमिशन स्कीम है, वो कौन सी है? RODTEP। जिन टैक्सेस का रिफंड कहीं और नहीं मिल पाता वो रिफंड यहां पर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी, आपके पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है, अब इसका रिफंड हमें कहीं और नहीं मिल पा रहा है, तो इसका रिफंड यहाँ RODTP में मिल जाएगा। और एग्जांपल देखें, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का रिफंड कहीं और नहीं मिल पा रहा है, तो ये RODTP में मिल जाएगा जी। ठीक है, RODTP में मिल जाएगा। ओके, तो ड्यूटी रेमिशन की मैंने आपको ड्यूटी ड्रॉबैक बता दी और RODTP बता दी। ओके, अब और सुनो और सुनो और सुनो। हेलो, मेरे पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर है, मैं चाहता हूं कि ये मैदा, शुगर, मिल्क पाउडर मुझे बिना ड्यूटीज के मिल जाए। मैं DGFT के पास जाऊंगा, मेरे को बिना ड्यूटीज के इंपोर्ट करने दो, तो मेरे को इंपोर्ट लाइसेंस देंगे, जिसे हम AA या DFI एडवांस अथोराइजेशन या ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अथोराइजेशन बोला करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को रॉ मटेरियल बिना ड्यूटी GST के चाहिए तो मैं गवर्नमेंट किसके पास जाता हूँ? DGFT के पास जाता हूँ, मेरे को ये बिना ड्यूटी GST के परचेज करने दो, वो मुझे AA या DFI दे दे। अगर मेरे को ये मशीन जो बिस्किट बनाने के लिए चाहिए, ये मेरे को बिना ड्यूटी GST के चाहिए, तो मैं EPCG स्कीम होती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल स्कीम होती है, तो मैं इसे इंपोर्ट कर पाऊंगा। इसके लिए मेरे को यहां से लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर से समझे, अगर मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं था शुरू में, तो मैंने ड्यूटी पे कर परचेज कर रखे हैं, एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे को इन ड्यूटी का रेमिशन रिफंड मिल जाएगा, या तो ड्यूटी ड्रॉबैक एक RODTP है। अगर मेरे पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो मैं बिना ड्यूटी GST के परचेज कर पाऊंगा। इसके लिए मेरे पास ये इंपोर्ट लाइसेंस है, रॉ मटेरियल के लिए AA DFI है और कैपिटल गुड्स के लिए EPCG स्कीम है। ठीक है जी, अब अगली बात सुनो। तो इसके लिए पॉलिसी लिखनी पड़ेगी ना जी, ये पॉलिसी लिखनी पड़ेगी। ये पॉलिसी किसने लिखी है जी? ये विदेश व्यापार नीति DGFT ने। अच्छा, जो मैं ये रॉ मटेरियल लेके आया, इसे मुझे एक्चुअली यूज करना बिस्किट बनाने के लिए, फिर उस बिस्किट को मेरे को एक्सपोर्ट करना है। जैसे AA के अगेंस्ट में जो मैंने इंपोर्ट करी है, इससे बिस्किट बनाकर 90 दिन में एक्सपोर्ट मेरे को करना है, इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन।
और इस जो मैदा शुगर मिल्क पाउडर लाया हूं इसे यूज करना है, इसे बोलते हैं एक्चुअल यूजर कंडीशन है इसके ऊपर में। बिस्किट बनाने के लिए यूज करना है, फिर उसे एक्सपोर्ट करना है। ओके, हम मैदा शुगर को नहीं बेच सकते, हमें मैदा शुगर को यूज करना है बिस्किट बनाने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको ड्यूटी रेमिशन स्कीम बताई, एक ये ड्यूटी ड्रॉबैक वाली आरओडीटीपी वाली, ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम बताई डब्ल्यूडीएफआई वाली, मशीन के लिए एक अलग है ईपीसीजी स्कीम है। ठीक है, अच्छा ये जो एक्सपोर्ट है, क्या मैं फिजिकल एक्सपोर्ट करना जरूरी है या मैं इसे डीम एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं? मतलब उन लोगों को एक्सपोर्ट कर दो जो आगे एक्सपोर्ट किया करते हैं, जैसे ईओयू। जी हाँ, आप ईओयू को भी भेज सकते हैं, वो फिर आगे एक्सपोर्ट कर सकती है। तो आइए जरा अब हम देखते हैं हमारी यही ऐसी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है क्या। हेलो हेलो हेलो, ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम है डब्ल्यूडीएफआई है। तो ये देखिए डब्ल्यूडीएफआई है, अगर मेरे पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो मैं ये मैदा शुगर मिल्क पाउडर बिना ड्यूटी के परचेज कर पाऊंगा डब्ल्यूडीएफआई के अगेंस्ट में, और मशीन को ईपीसीजी स्कीम के तहत में। ठीक है, और अगर मेरे पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है तो पहले मैं ड्यूटी दे के परचेज करके आया हूं, अब मैं जब एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे को ये ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा या एक आरओडीटीईपी। ठीक है, एक स्टेटस होल्डर बाद में बात करेंगे। हाँ जी, इसके अलावा ये ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम होगी, ड्यूटी रेमिशन स्कीम होगी, ईपीसी स्कीम होगी। ईओयू जो जिनका काम ही एक्सपोर्ट करना है वो ईओयू एससीएट स्कीम होती है, उनके लिए अलग है। और एक है डीम्ड एक्सपोर्ट, ये मैंने आपको बताया था, अगर हम ईओयू को बेच रहे हैं तो ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। तो ये सारी क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स है। डिटेल में हम लेटर डिस्कस करेंगे। एक बार हम वापस आते हैं, हम कहां पर थे, हम पेज नंबर 1 पे थे। हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या डिस्कस करेंगे, क्या अब क्या क्या कंटेंट होगा। हाँ जी, इसमें सबसे पहले 11 चैप्टर हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रखे हैं। इन 11 चैप्टर के बारे में छोटा छोटा आपको दे रखा है, वही हमारे कोर्स में है जो हमें पढ़ना है। यही ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफटीडीआरएन एक्ट के तहत इशू कर रखे हैं। जैसे मैं आपको अगर स्लाइड से दिखाऊं, ये 11 चैप्टर कौन कौन से ये देखेंगे। हाँ जी, अभी आप यहां पर ये ड्यूटी एग्जाम्पशन और रेमिशन स्कीम, ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम में डबल ए डीएफआईए, और ये आपका रेमिशन स्कीम में आपका कौन सा आरओडीटीपी या ड्यूटी ड्रॉबैक, ये आप पढ़ के आए हैं। इसका एक अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है। कैपिटल गुड्स के लिए ईपीसीजी स्कीम है जी, ईपीसीजी स्कीम है। ऐसे जिनका काम एक्सपोर्ट करना उनके लिए ईओयू स्कीम है जी। हाँ जी, डीम्ड एक्सपोर्ट, हमने ईओयू को बेचा था या डबल ए वाले को बेचा, उसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है, तो उसका एक अलग चैप्टर है। अगर एक एक चैप्टर है क्वालिटी कंप्लेंट का, ये क्या है जी। हाँ जी, मैंने एक्सपोर्ट किया, मैंने यूएसए के बायर को एक्सपोर्ट किया, यूएसए के बायर कहता मेरे को माल पहुंचा ही नहीं, वो मेरी कंप्लेंट करना चाहे तो एक फोरम बना हुआ है, वहां कंप्लेंट कर सकता है। मैंने एक्सपोर्ट किया था, मेरे को पैसे नहीं आए, मैं कंप्लेंट करना चाहता हूं, तो एक फोरम बना हुआ है, वहां एक चैप्टर उसका छोटा सा है। एक लास्ट चैप्टर डेफिनेशन का है, एक कॉमेट आइटम का है। हम डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे चैप्टर्स, छोटे 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 छोटे, ये हमारे कोर्स में है। ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद, हाँ जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं ना। हाँ, अब इनका प्रोसीजर इन कह रहा है चैप्टर का, ये डीजीएफटी ने हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में बता रखा है। ये हैंडबुक ये डीजीएफटी ने नोटिफाई कर रखी है। अच्छा, इस हैंडबुक में ये 11 चैप्टर है, इसके अलावा कुछ फॉर्म्स हैं आयात या निर्यात के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। नंबर 2, इसमें सियोन है, सियोन में नेक्स्ट पे देखो लिख कर देगा, वही जो आपको वहां पर एग्जांपल लिखवाया था। 1 किलो बिस्किट बनाने के लिए कितना कितना इनपुट चाहिए, इसे हम सियोन स्टैंडर्ड इनपुट कितना चाहिए 1 किलो आउटपुट बनाने के लिए, इसे हम स्टैंडर्ड इनपुट, इस सियोन के बेसिस पर आपको डबल एडीएफआई मिलता है, और इसके बेसिस पर आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर पाते हैं। तो ये सब कहां पर है, ये आपके हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में। नेक्स्ट, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन, ये आपने कस्टम में जैसे शेड्यूल 1 इंपोर्ट के लिए पढ़ी थी, शेड्यूल 2 एक्सपोर्ट के लिए पढ़ी थी, वैसे ही 8 डिजिट का कोड है यहाँ पर। वहां और यहाँ पे फर्क क्या है, वहां कस्टम में आपने पढ़ा था ड्यूटी के रेट से, यहां पर इन गुड्स के आगे वही कोड, उसके आगे पॉलिसी लिखी हुई है। पॉलिसी का मतलब ये कुछ गुड्स उसमें जो प्रोहिबिटेड हैं, कुछ रेस्ट्रिक्टेड हैं, कोई फ्री गुड्स हैं, कोई कैनलाइज एसटी आइटम है, ऐसे उन गुड्स के आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार मैं नेक्स्ट पेज पे दे रखा इनके बारे में यहां से दिखा देता, ये एक बार स्लाइड से दिखा देता हूं। हाँ जी, यहां देखिए जरा। हाँ जी, कुछ गुड्स प्रोहिबिटेड है, जैसे ऐसा फोन जिसपे आईएमआई नहीं है, ये आतंकवादी गतिविधियों में यूज हो सकता है, तो इस गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट मना है, इन्हें हम प्रोहिबिटेड गुड्स बोलते हैं। तो इन गुड्स के आगे प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है। ठीक है जी। रेस्ट्रिक्टेड गुड्स, हॉर्स काउ बफेलो, रेस्ट्रिक्शन मतलब कोई, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, तो उन्हें हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड गुड्स। एसटी आइटम, आप डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते इन गुड्स को, आपको गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की गई एजेंसी के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं एसटी आइटम। बाकी बचे हुए फ्री गुड्स, आप ध्यान दीजिए, आपको ही बोल रहा हूं, फ्री गुड्स का मतलब ये नहीं है कि ड्यूटी फ्री है,
फ्री गुड्स का मतलब है परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रीली कर सकते हैं, ड्यूटी लगनी है वो तो लगेगी लगेगी, परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, उन्हें हम फ्री गुड्स बोल रहे हैं। आई समझ में बात? ओके, तो आइए जरा यही चीज मैंने आपको यहाँ पर लिख के दी है, प्रोहिबिटेड जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेशन है, एग्जाम्पल भी वही लिख के दिए हैं, रेस्ट्रिक्टेड जिसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, एसटी जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की गई एजेंसी के थ्रू इंपोर्ट करोगे, जैसे एसटी आइटम, राइस का एग्जांपल दे दिया इसमें। बाकी बचे हुए गुड्स फ्री हैं, फ्री का मतलब ड्यूटी फ्री नहीं, परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ जी, अब सेलिएंट फीचर्स ऑफ एफटीपी, यहां एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, अभी आइडिया दिया था, स्लाइड दिखाई थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के बारे में, और गुड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करके फ्री, रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड और एसटी आइटम। रेस्ट्रिक्टेड के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, और जो प्रमोशन स्कीम्स हैं जरा उसके बारे में समझिए, क्योंकि हमें गुड्स को एक्सपोर्ट करना है टैक्सेस लगाकर नहीं। तो अब स्कीम्स क्या है भाई, अब एक्सपोर्ट पर या तो ड्यूटी एग्जम्प्ट हो जानी चाहिए, टैक्सेस एग्जम्प्ट हो जाने चाहिए, या रिफंड मिल जाना चाहिए। एग्जम्पशन के लिए जैसे मैंने आपको WDFI बताया, रिफंड के लिए जैसे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक बताया, कैपिटल गुड्स के निल रेट के लिए ईपीसी स्कीम बताई, जो जनरली एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए यूएसए स्कीम है, और ये एक डीम्ड एक्सपोर्ट की स्कीम भी बताई थी। ये इसकी फीचर था जी, बस जी बात खत्म। नेक्स्ट, हाँ जी, इस एफटीपी को एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके दो, हाँ जी, इसका एक हेडक्वार्टर है दिल्ली में, बाकी रीजनल ऑफिस ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह पर है। भाई यूपी वाला बंदा अगर, क्योंकि इसका डीजीएफटी का काम क्या है? आईसी देना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये क्यों जरूरी है? अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, इसके बिना आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अनलेस एग्जम्प्ट हो। जैसे बैगेज है, पर्सनल यूज के लिए गुड्स ला रहे हैं तो उसके लिए आईसी नहीं चाहिए, लेकिन कमर्शियल क्वांटिटी में ला रहे हैं तो आईसी चाहिए। नेक्स्ट, डीजीएफटी क्या किया करती है? ऑथराइजेशन, ये लाइसेंस यही इशू करती है। तो इसके लिए ये ऑफिस सिर्फ दिल्ली में थोड़ा होना चाहिए, दिल्ली के अलावा भी तो कई जगह पे एक्सपोर्टर्स हैं, वहां पे भी तो होना चाहिए ना रीजनल ऑफिस, इसलिए वहां पर रीजनल ऑफिस ओपन कर रखा है। अच्छा, ये अभी मैं बता रहा था, ये हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर किसने बनाया? डीजीएफटी ने। आयात निर्यात फॉर्म, क्लासिफिकेशन, आईटी से, ये किसने बनाया? डीजीएफटी ने। तो इसकी ही इंटरप्रिटेशन फाइनल एंड बाइंडिंग होगी। इस डीजीएफटी को सहायता के लिए एक पॉलिसी इंटरप्रिटेशन कमेटी बना के दे रखी है। अच्छा जी, ये जो ऊपर हमने पॉलिसी पढ़ी, इसमें कोई आपको जेन्युइन हार्डशिप है एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को, वो उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई वो रिलैक्सेशन चाहती है, कोई वो रिलीफ चाहती है, क्या वो डीजीएफटी को अप्रोच कर सकते हैं? जी, इनकी 3 कमेटी हैं। एक नॉर्म्स कमेटी, ये सीओ नोटिफाई करती है, ईपीसीजी कैपिटल गुड्स के लिए, अदर मैटर्स के लिए पॉलिसी रिलैक्सेशन कमेटी है। तो डीजीएफटी कुछ कंडीशन लगाएगी फिर अगर रिलैक्सेशन देनी है तो। अब कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, मेरी बात सुनो, मेरे को बुलाओ, मेरी पर्सनल हियरिंग करो, तो उसकी पर्सनल उसको बुलाएंगे। इसके बाद इन तीनों कमेटी को कंसल्ट करके फिर डिसीजन बता दिया जाएगा, इस डीजीएफटी का डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। अच्छा जी, इसमें एक पॉइंट और, अब जब आप इंपोर्ट करते हैं बिना ड्यूटी के, तो उससे कुछ गुड्स बनाकर एक्सपोर्ट करने, उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। अगर आपने अपनी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं पूरी करी तो आपको कुछ पेनल्टीज लगनी है, तो उसके लिए एक सेटलमेंट कमीशन बना हुआ है ऐसे मैटर्स को सेटल करने के लिए। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट, हाँ जी, क्या डीजीएफटी के अलावा कुछ और डिपार्टमेंट भी हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेना देना हो? जी हाँ, सीबीआईसी का 2 डिपार्टमेंट है, कस्टम और जीएसटी डिपार्टमेंट। कस्टम का क्या काम है जी? जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्लियरेंस होगा उस टाइम पे ये कस्टम डिपार्टमेंट आ जाएगा जी। तो इस कस्टम डिपार्टमेंट को जो डीजीएफटी ने पॉलिसी फॉर्म कर रखी है उसको ध्यान में रखते हुए गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियर करनी है। इस जीएसटी वाले डिपार्टमेंट का क्या काम है जी? भाई अब ध्यान देना, ये हमने जीएसटी में पढ़ा था चैप्टर 2 में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एफटीपी में, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उसमें से 90% एसएससी एसजीएसटी ऑफिसर को दे रखी है। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, ऐसे 50% एसएससी सीजीएसटी के पास है, 50% एसजीएसटी के पास है। तो दोनों डिपार्टमेंट का रोल आ गया ना जी। और जब गुड्स क्लियर होंगे एक्सपोर्ट के लिए तो आप विद जीएसटी पेमेंट कर सकते हैं या विदाउट जीएसटी पेमेंट कर सकते हैं। बिना जीएसटी पे के हुए एक्सपोर्ट करते थे तो बॉन्ड भरना पड़ता था या एलयूटी, या फिर अगर आप जीएसटी पे करके एक्सपोर्ट करते तो बाद में रिफंड मिल जाता था। तो जीएसटी डिपार्टमेंट का भी रोल आ गया ना यहाँ पर जी। हाँ जी, आरबीआई का भी क्या रोल है इसमें? हाँ जी, आरबीआई का रोल क्या है जी? जब भी इंपोर्ट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, जब एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो उसको मॉनिटर करना इसका काम है। तो इसके लिए पॉलिसी बनाना ये इसका आरबीआई का काम है, तो इसका रेगुलेशन करना इसका काम है जी। तो ये आरबीआई का भी रोल आ गया जी। नेक्स्ट, एईओ, ये क्या है जी? हाँ जी, 9/11 अटैक जब यूएसए में हुआ उसके बाद वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेफ तरीके से हो, उसमें जो पूरी चेन में बंदे होते हैं वो सेफ हो, तो उसके लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया। अब इसके तहत जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया से यूएसए में एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया वाला सेलर है, यूएसए वाला बायर है। अब माल जाएगा तो शिपिंग कंपनी होगी, वो ट्रांसपोर्टर है।
कस्टम ब्रोकर भी इन्वॉल्व होगा। तो ये सारे के सारे एईओ स्टेटस के लिए अप्लाई करेंगे। अगर अब अगर इन सब के पास, भाई यूएसए वाला बंदा यूएसए में अपने देश में एईओ स्टेटस के लिए अप्लाई करेगा, इंडिया वाला बंदा अपने देश में एईओ स्टेटस के लिए अप्लाई करेगा, तो ये एईओ स्टेटस मिलेगा किसको? जो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। अगर वो सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को कस्टम के कॉम्प्लाई करते हैं उन्हें मिलेगा। अब इसका एग्जांपल सुनिए। हाँ जी, किसको मिलेगा? नए एक्सपोर्टर को नहीं मिलेगा। जिसने पिछले 3 साल पहले से बिजनेस स्टार्ट कर, 3 सालों में बिजनेस कर रहा है, पिछले 3 सालों में कोई नोटिस ना आया हो, तो नए एक्सपोर्टर को नहीं मिलता। नंबर 3, हाँ जी, इसमें जिसने ठीक प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर में कम से कम 25 बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल, मतलब 25 बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, तो बड़े एक्सपोर्टर को मिल रहा है। तो बड़े एक्सपोर्टर को मिल रहा है, अगर इतने लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहा है तो फिर तो सेफ ही बंदा होगा, और नोटिस भी इसको नहीं इश्यू रखा, तो उसे एईओ स्टेटस, फिर ये माना जाएगा वो कस्टम कॉम्प्लायंट है। तो उसके पैरामीटर जो हमने बताए उनको कॉम्प्लाई कर रहा है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को, हम इसे एईओ स्टेटस दे देंगे। इसे हम ट्रस्टेड ट्रेड पार्टनर मानेंगे। तो हम इसका क्या फायदा होगा? भाई यूएसए में भी उसने एईओ स्टेटस ले रखा है, अब मैंने जो एक्सपोर्ट किया उसे मेरे को पेमेंट मिलेगी, ये ट्रस्टेड होगा। उसके पास भी एईओ स्टेटस था, मेरे पास भी एईओ स्टेटस था, ठीक है। तो एक तो ये फायदा हो गया। और क्या एक्सटेंसिव बेनिफिट्स हैं जी? हाँ जी, मेरे गुड्स की क्लियरेंस यहाँ इंडिया में फास्टर होगी, अपने ही देश में नहीं, दूसरे देश में जो एमआरए पार्टनर कंट्रीज हैं यहां पर भी मेरी जल्दी क्लियरेंस होगी। हाँ जी, नेक्स्ट, डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। जैसे पहली तारीख से, महीने की पहली तारीख से 15 तारीख तक जो मैंने इंपोर्ट किया उसकी बिल ऑफ एंट्री फाइल करी होगी, तुरंत ड्यूटी नहीं देनी, अगले महीने 16 तारीख को ड्यूटी दे देनी है। और 16 तारीख से जो आपकी मंथ की लास्ट डेट तक जो इंपोर्ट हुआ है उसकी ड्यूटी अगले महीने की पहली तारीख को दे देनी है। ये फायदा है डेफर्ड पेमेंट, हमने कस्टम में पढ़ा था। नेक्स्ट, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी। हाँ जी, पहले क्या होता है, माल पोर्ट पर आता है, फिर सीएफएस पर जाता है, वहां से आप क्लियर कराते हैं, फिर अपने प्रीमाइसेस पर ले आते हैं। लेकिन अगर आपके पास एईओ स्टेटस है, पोर्ट से डायरेक्टली इंपोर्टेड प्रीमाइसेस पर आ जाएगा, इसे बोलते हैं डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी। नेक्स्ट, सेल्फ सर्टिफाई कर लोगे। कई चीजों के लिए डीजीएफटी के पास जाना पड़ता है, आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, आप कुछ चीजों के लिए सेल्फ सर्टिफाई कर पाओगे, इसे बोलते हैं एईओ स्टेटस। नेक्स्ट, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, इसे बोलते हैं टीडब्ल्यू। ऐसे सिलेक्टेड टाउन भारत के जो इंडिया के एक्सपोर्ट में हैंडसम एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं उनको टीडब्ल्यू, ये टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस मिलेगा। जैसे पानीपत से वुलन ब्लैंकेट एक्सपोर्ट होता है तो इसको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस डिक्लेयर कर रखा है। ऐसे जयपुर जोधपुर से हैंडीक्राफ्ट गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं ज्यादा मात्रा में, तो इनको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस डिक्लेयर कर रखा है। फिर क्या फायदा होगा अगर ये डिक्लेयर करने के बाद? ऐसे शहरों में जो एक्सपोर्टर्स है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, टारगेटेड सपोर्ट मिलेगी और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप करेगी। फाइनेंशियल सपोर्ट का एक एग्जांपल, जैसे नई मार्केट टैप करनी है, जैसे अभी मान लीजिए दुबई में एक्सपोर्ट नहीं होता, तो दुबई में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लग रहा है, तो उस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में कोई बंदा एक्सपोर्टर अपना काउंटर लगाना चाहता है, तो उसमें जो खर्चा होगा गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट दे देगी। या आपके एक्सपोर्ट को कंपिटिटिव बनाने के लिए, आपको रिसर्च करने के लिए पैसा दे देगी कि अपना प्रोडक्ट और ज्यादा कंपिटिटिव बनाओ, रिसर्च करो। तो इससे क्या होगा? इससे आपकी कॉस्ट कम होगी, क्वालिटी इंक्रीज होगी, तो आप वैल्यू चेन में मूव अप कर जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, कौन सा? स्टेटस होल्डर। हाँ जी, जितना अभी तक किया है इसमें ये दो इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन सा? ये एईओ और दूसरा टीडब्ल्यू, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम करने जा रहे हैं स्टेटस होल्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये लास्ट में आपको एक पेज दिखा दूंगा जिसमें मैंने सारे एफटीपी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके ओके, तो आइए जरा। हाँ जी, स्टेटस होल्डर, ऐसे एक्सपोर्टर जिन्होंने भारत के एक्सपोर्ट में हैंडसम कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उन्हें हम स्टेटस देंगे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार या 4 या 5 स्टार का। कौन से? या तो वो गुड्स के एक्सपोर्टर हैं, या वो सर्विस के एक्सपोर्टर हैं, या टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्टर हैं जिनके पास आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है। अब उन्होंने अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया है। इस अच्छा खासा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? मतलब उन्होंने करंट ईयर में और पिछले हर 3 साल में ये यूएस डॉलर में ये अमाउंट दे रखा है, इतना $3 मिलियन, $15 मिलियन, ये इतनी एक्सपोर्ट करके दिखाई हो। हाँ जी, ये जो आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दे रखी है, ये इसमें एक्चुअल एक्सपोर्ट देखना है, फिजिकल एक्सपोर्ट देखना है, डीम एक्सपोर्ट भी दोनों देखने हैं जी। फिजिकल एक्सपोर्ट की एफओबी वैल्यू देखनी है और डीम एक्सपोर्ट की एफओआर वैल्यू देखनी है।
इंडियन रुपीज को यूएस डॉलर में, यूएस डॉलर ना, ये यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक्सचेंज रेट सीबीआईसी का 1 अप्रैल को देखेंगे, 1 अप्रैल को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये $3 मिलियन दिया, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 3 इंटू में 10 लाख, ये 30 लाख हो गया। मैंने इस तरफ यहाँ पर $30 लाख की एक्सपोर्ट करके दिखाई हो, तो ये यहाँ पर इस तरफ मैंने इसलिए आपको कन्वर्ट करके दे रखा है। अच्छा, इसे याद करने की ट्रिक क्या थी, 1 स्टार के लिए 3, फिर 2 स्टार के 5 से मल्टीप्लाई 15 आ गया, 3 स्टार के लिए हाफ सेंचुरी 50, अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 स्टार के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया 200, और 5 स्टार के लिए $800 मिलियन। ये ओके जी, इतनी एक्सपोर्ट करके दिखानी होगी। फिर हम ये 1 स्टार 2 स्टार 3 या 4 5 स्टार का दर्जा दे देंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात, हाँ जी, जो एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन या स्कोमेट आइटम का एक्सपोर्ट किया, क्या ये भी इस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में काउंट होगा? जी हाँ, स्कोमेट आइटम क्या होते हैं अभी आएंगे। नेक्स्ट, अगर री एक्सपोर्ट बेसिस पर आपने एक्सपोर्ट किया, ये शामिल नहीं होगा। ये क्या है जी, आपने पहले एक्सपोर्ट किया था, अब रिपेयर के लिए माल आया है, रिपेयर करने के बाद री एक्सपोर्ट करोगे, भाई ऑलरेडी एक्सपोर्ट में एक बार काउंट हो गया था ना, तो अब ये दोबारा काउंट नहीं होगा, नहीं होगा। इतना समझने के लिए हमने क्वेश्चन देखा था, हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने देखा था जी पेज नंबर 7 पर 2000, हाँ जी, इस करंट ईयर में आपकी टर्नओवर है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है 310 लाख, इसे मिलियन में कन्वर्ट करो, 10 लाख से डिवाइड करके 31 मिलियन हो गया। 22-23 में 330 लाख 33 मिलियन हो गया, 21-22 400 लाख 40 मिलियन हो गया, 2020-21 360 10 लाख से डिवाइड किया तो 36 मिलियन हो गया। ठीक है जी, अब हमें देखना है कि ये कौन सा स्टार का दर्जा मिलेगा जी। पहले स्टार के लिए 3 स्टार था, दूसरे के लिए कितना था जी 15, तो $15 मिलियन, और तीसरे के लिए 50 था, तो 50 से नीचे है लेकिन 15 से ऊपर है, तो इनको ये करंट ईयर में भी 15 से ऊपर है, पिछले हर 3 साल में भी 15 से ऊपर है, $15 मिलियन से ऊपर है, तो यहां पर इसे 2 स्टार का दर्जा मिल जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए जी, हाँ जी, पिछले हर 3 साल में 130 मिलियन है, तो 3 स्टार 50 मिलियन से ऊपर है, लेकिन 4 स्टार के लिए 200 मिलियन चाहिए था, तो यहां पर 50 से ऊपर है। अब करंट ईयर में एफओबी वैल्यू दे रखी है, एफओआर वैल्यू ड्यूरिंग एक्सपोर्ट की दे रखी है, स्कोमेट आइटम, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, इसको हमने 10 लाख से डिवाइड किया 110 मिलियन आ गया, तो 50 मिलियन से ऊपर है लेकिन 200 मिलियन से नीचे है, तो यहां पर इसे कौन सा दर्जा मिल जाएगा जी, 3 स्टार का दर्जा मिल जाएगा। वापस आते हैं हम, हाँ जी, ये अब इतना हो गया। अब इसके बाद पेज नंबर 6 पर, हाँ जी, ध्यान दीजिए, ये चार एक्सपोर्टर जितने भी एक्सपोर्ट करेंगे उसका डबल कर लेंगे जब इसे 1 स्टार का दर्जा दे रहे होंगे, सिर्फ 1 स्टार, 2 स्टार 3 स्टार 5 4 स्टार 5 स्टार नहीं, सिर्फ 1 स्टार का दर्जा दे रहे होंगे। ये चार कौन, जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है, जिसके पास आईएसओ या बीआईएस वाला सर्टिफिकेट है, या वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यूनिट है, या जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में है वो यूनिट, या फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करती है, तो जितना एक्सपोर्ट करती है उसका डबल कर फिर चेक करेंगे कि ये से 1 स्टार का दर्जा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी क्वेश्चन कराते हैं इसके लिए। अच्छा, ये अगर दर्जा मिल जाएगा तो इसके बेनिफिट क्या है, पांचों स्टार को क्या बेनिफिट है, एक इसमें पहले बता रहा हूं, ये फ्री ऑफ एक्सपोर्ट बेसिस पर सैंपल भेज सकती है, सब्जेक्ट टू एनुअल लिमिट। हाँ जी, इसे करने के लिए, इसे समझाने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने क्वेश्चन किया था, ए लिमिटेड या तो ये नॉर्थ ईस्ट में या जेएनके में या एमएसएमई है, तो इसकी जितनी भी इसने एक्सपोर्ट करी है 20 लाख की करी है, इसको डिवाइड करें 10 लाख से तो ये $2 मिलियन हो गया। अभी तो इसे कोई स्टेटस मिल नहीं रहा क्योंकि 1 स्टार के लिए 3 मिलियन चाहिए था, इनटू में 2 कर लो क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में या जेएनके में एमएस में, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो जी, 4 मिलियन हो गया। अब इस बेसिस पर इसे 1 स्टार का दर्जा मिल जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन था कि फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कुछ गुड्स बाहर सैंपल के लिए भेजना चाहती है, भेज सकती है? जी हाँ, सब्जेक्ट टू एनुअल लिमिट भेज सकती है। वापस आएंगे पिछले पेज पर, हाँ जी, अब स्टेटस होल्डर को और क्या बेनिफिट हैं। पहला, ये सेल्फ सर्टिफाई बेसिस पर सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, वैसे ऑथराइजेशन लेना पड़ता है डीजीएफटी से ना, लेकिन तुम स्टेटस होल्डर हो, तुम सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर खुद ही बता सकते हैं, हम उसी को मान लेंगे। नंबर 2, वैसे सियोन नोटिफाई होता है काफी गुड्स के लिए, जिन गुड्स के लिए नोटिफाई नहीं है, आप अपने लिए फिक्स कराना चाहते हो, हम तुम्हारे लिए अर्जेंट बेसिस पर फिक्स करके देंगे 60 दिन के अंदर। नेक्स्ट, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स को, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट को नेगोशिएट कराना पड़ता है बैंक से, आप स्टेटस होल्डर, आपको नेगोशिएट कराने की जरूरत नहीं। जब आप इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, आउटपुट बनाने के लिए उसे आप एक्सपोर्ट करेंगे तो हम रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर देते हैं, लेकिन हम आपसे बैंक गारंटी लेते हैं, लेकिन आप स्टेटस होल्डर, हम आपसे बैंक गारंटी नहीं लेते। एक पहले लास्ट पॉइंट पहले,
हाँ जी, हम आपके गुड्स की जल्दी से जल्दी क्लियरेंस करेंगे। कोई भी एजेंसी होगी वो आपके प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगी आपकी गुड्स को हैंडल करने में। नेक्स्ट, अब ये 2 पॉइंट, हाँ जी, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस और उससे ऊपर वाले एक्सपोर्ट वेयर हाउस ओपन कर सकते हैं। इसको याद करने की ट्रिक, वेयर हाउस के 2 अल्फाबेट है तो 2 स्टार, 1 स्टार वाला नहीं, 2 स्टार या इससे ऊपर वाले एक्सपोर्ट वेयर हाउस ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, 3 स्टार, 2 स्टार के बाद 3 स्टार आ गया, 3, 4 और 5 स्टार वाले ये क्या कर सकते हैं जी? हाँ जी, ये वैसे अगर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी लगवाना हो तो एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स चाहिए होता है, राइट? हम अगर किसी देश के साथ, हमारा भारत का एग्रीमेंट है, वहां पर इंडिया से अगर माल आएगा तो प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी लगना है, तो हमारे को हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से क्या लेके देना पड़ता है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स। लेकिन अगर आप स्टेटस होल्डर हैं, कौन से? 3, 4, 5 स्टार, आप खुद से सर्टिफिकेट दे पाएंगे ताकि उसके देश में उसे प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी लग पाए। इसके लिए डिटेल में हमने पेज नंबर 15 पर सबसे नीचे ऐसा कुछ दिखाया था आपको, ये डिटेल में दे रखा था कि वैसे तो सर्टिफिकेट ओरिजिन ऑफ गुड्स डेजिग्नेटेड एजेंसी से लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप अप्रूव्ड एक्सपोर्टर मतलब ये 3, 4, 5 स्टार वाले, अगर आप स्टेटस होल्डर हैं तो आप सेल्फ सर्टिफाई कर पाएंगे। और इसके लिए भारत ने एग्रीमेंट अलग अलग कौन से साइन कर रखे हैं? पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सीईसीए या सीएपीए, इसके तहत अलग अलग देशों के साथ एग्रीमेंट है, तो हम सेल्फ सर्टिफाई कर पाएंगे। अच्छा जी, वापस आएंगे हम वापस आएंगे। अच्छा जी, अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ 3, 4 स्टार 5 स्टार ने जो ये सेल्फ सर्टिफाई करके दिया है, ये सेल्फ सर्टिफाई करके दिए हैं गुड्स, ये बने हो आईईएम या आईएलएलओआई के हिसाब से, फिर ये इंडिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो हम सर्टिफिकेट बनाकर दे रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स का। ये इसका मतलब क्या है जी? आईएमएल का, अगर इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप करनी है तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना होता है सर्टेन सेक्टर में एस्टेब्लिश करने के लिए, तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस के तहत ये गुड्स बने हैं। अगर कुछ इंडस्ट्रीज के लिए एग्जाम्पशन इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने के लिए तो उनको आईईएम, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम देना पड़ता है, तो ये गुड्स इस आईईएम के तहत बने हुए हैं। और एक है एलओए, मतलब लेटर ऑफ इंटेंट, जब इंडिया से एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है वो बायर के एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग है, इस लेटर ऑफ इंटेंट में वो बताता है, उसमें टर्म्स कंडीशन बताता है, तो इस लेटर ऑफ इंटेंट के अकॉर्डिंग ये गुड्स बने हैं। तो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ने ये गुड्स बनाए हैं इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस या लेटर ऑफ इंटेंट या आईएम के अकॉर्डिंग बनाए हैं। अब ये एक सर्टिफिकेट इशू कर पाएगा ओरिजिन ऑफ गुड्स का, ताकि दूसरे देश में बायर अपना प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी लगवा पाए। ठीक है जी, चलिए, तो ये सेल्फ सर्टिफिकेशन का पॉइंट आ गया। एक लास्ट पॉइंट इसमें स्टेटस होल्डर के लिए क्या, कि स्टेटस होल्डर नए एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग दे पाएंगे, कौन से? 1 स्टार को छोड़कर, बाकी 2 स्टार 3 स्टार 4 और 5 स्टार वाले ये ट्रेनिंग दे पाएंगे। यहां हमारा ये स्टेटस होल्डर वाला पॉइंट खत्म होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये भी आप इंपोर्टेंट मार्क करें पेज नंबर 8 पर। कुछ डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब की तरह क्रिएट किया जाएगा। हमने पहले टाउन की बात करी थी, यहां अब हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से 2 या 3 कमोडिटी को सिलेक्ट किया जाएगा जिनका एक्सपोर्ट हो रहा है, ताकि उनको फर्दर प्रमोट करें, या कुछ नए प्रोडक्ट जिनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उनको सिलेक्ट किया जाएगा। फिर एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो फिर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इसका पर्पस क्या है? आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना। ये काम करने के लिए प्रोसेस क्या होगी? सबसे पहले प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी जिनकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उनको सेलेक्ट किया जाएगा, आइडेंटिफाई करेगी गवर्नमेंट। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ईपीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाएगी। नेशनल लेवल पर नहीं, स्टेट लेवल पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। क्यों? ताकि एक्सपोर्टर्स वहां पर आके अगर उनको कोई परेशानी या बोटलनेक है उनको रिमूव करा सके, ताकि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो सके। नंबर 3, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक्सपोर्ट का एक्शन प्लान बनाया जाएगा, और ये कंप्रिहेंसिव प्लान बनाया जाएगा, और इसको डीजीएफटी की जो रीजनल अथॉरिटीज हैं, जो रीजनल लेवल पर ऑफिस ओपन कर रखे हैं, ये इसको मॉनिटर करेंगी अदर सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसी के साथ में, कि क्या एक्चुअल में एक्सपोर्ट इंप्लीमेंट हो पा रहा है, इस प्लान को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब बनाएंगे हम। ठीक है जी, नेक्स्ट, हाँ जी, क्वालिटी कंप्लेंट एक छोटा सा टॉपिक है, एक चैप्टर था, इसमें छोटा सा टॉपिक दे रखा है। क्या इंपोर्टर क्या फाइल करता है? बिल ऑफ एंट्री। एक्सपोर्टर क्या फाइल करता है? शिपिंग बिल। इसमें वो अपनी वैल्यू, क्वालिटी, गुड्स की डिस्क्रिप्शन और सर्विसेज बताएगा। नंबर 2, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इसका एक सर्टिफिकेट एक्सपोर्टर देता है, और जो तो स्पेसिफिकेशन देता है कि ये मैंने एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, बायर जो तूने एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, हमने उसी के अकॉर्डिंग ही ये गुड्स दिए हैं, तो ये सर्टिफिकेट देना होता है। जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर गलतियां कर रहे हैं, जो इस पे डिफॉल्ट कर रहे हैं, गलत सर्टिफिकेट दे रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। अच्छा जी,
इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप होगा, जैसे एक मैकेनिज्म में CQCTD बना रखी है। अब मान लीजिए कोई फॉरेन बायर बोलता है मैंने गुड्स मंगाए थे, मेरे पास पहुंचे नहीं, डिलीवरी नहीं हुई डिलीवरी शेड्यूल के हिसाब से, या फिर वो गुड्स सप्लाई ही नहीं, रॉन्ग सप्लाई हो गई है या पार्शियल सप्लाई हो गई, तो वो किसको कंप्लेन करेंगे? एक CQCTD कमिटी ऑन क्वालिटी कंप्लेंट डिस्प्यूट बना रखे, इसके पास कंप्लेन कर सकते हैं, फिर एक्शन लेंगे। अच्छा, इस अगर फॉरेन सप्लायर है वो कहता है कि मेरे को पेमेंट नहीं मिली, तो पेमेंट के लिए भी अगर पेमेंट नहीं मिले तो उसके लिए वो कंप्लेन कर सकता है। क्या फॉरेन बायर सप्लायर इसको कंप्लेन कर सकते हैं? इंडिया का एक्सपोर्टर इंपोर्टर भी, इंडिया का एक्सपोर्टर इंपोर्टर भी कंप्लेन कर सकता है। तो फिर ये फोरम बना हुआ है, ये इसको इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करेगा। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा नोट, क्वालिटी कंप्लेंट एंड जो ट्रेड डिस्प्यूट होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, उसको सेटल कैसे किया जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट स्कोमेट, S for special, C for chemical, O for organism, M for material, E for equipment, T for technology। ये क्या है जी? सेकंड पॉइंट पहले देखें, ड्यूअल यूज आइटम, जिनका सिविल यूज भी है और मिलिट्री पर्पज के लिए भी यूज है। मतलब जैसे एग्जांपल, ड्रोन का यूज मैरिज में फोटो के लिए भी होता है, ड्रोन का यूज बॉम्ब थ्रो करने के लिए, मास डिस्ट्रक्शन के लिए भी होता है, जैसे आजकल हो भी रहा है अलग अलग कंट्रीज में, जिसका सिविलियन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है और इसका वेपन की तरह भी यूज है। तो क्या इसको रेगुलेट करना जरूरी है? जी हाँ। अच्छा, अब ये बताएं, इस ड्यूअल यूज वाले आइटम को, ये केमिकल भी हो सकते हैं, एग्जांपल ड्रोन भी हो सकते हैं, इनको हम फ्री गुड्स में डालें, प्रोहिबिटेड में डालें या रेस्ट्रिक्टेड में डालें? फ्री में तो नहीं, तो हमने इसे या तो प्रोहिबिटेड में डाल रखा है या फिर अथोराइजेशन, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स में डाल रखा है, अथोराइजेशन चाहिए। अच्छा, अब इन गुड्स की एक लिस्ट बना रखी है हमने, स्कोमेट लिस्ट बोलते होते हैं। इसमें पहला पॉइंट देखिए, इंडिया कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या कन्वेंशन का वो कई कंट्रीज के लिए मेंबर कंट्री है, तो इसने कई इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन कर रखा है। तो इंटरनेशनल इन ड्यूअल यूज आइटम की लिस्ट बनी हुई है, इंडिया ने भी उसकी स्कोमेट लिस्ट, नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट बनाई है, और ये अलाइन होती है उसी इंटरनेशनल लिस्ट के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, इतना ही आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। फिर इसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कुछ कॉमन प्रोविजन की बात करने वाले हैं, फिर सिर्फ इंपोर्ट के प्रोविजन की बात करेंगे और फिर सिर्फ एक्सपोर्ट के प्रोविजन की बात करेंगे। क्या? हाँ जी, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो पहले आप चेक करेंगे वो गुड्स फ्री हैं, रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है या एसटी आइटम है। ये मैंने आपको बताया था, आप डीजीएफटी की वेबसाइट पर जाकर चेक किया करते हैं। यहां आप ये आप ओपन करके, यहां पर ये आपके रेगुलेशन में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर्मेट पॉलिसी है, यहां पर आप जाएंगे तो आपके पास ये ऐसे शेड्यूल 1 ओपन हो जाएगा। यहां आप इसे ओपन करेंगे तो चैप्टर वाइज आप चेक कर पाएंगे कि ये आपका गुड्स रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है या क्या है। ठीक है, वह बताते हैं हम। अच्छा जी, ये प्रोहिबिटेड या रेस्ट्रिक्टेड जो गुड्स हैं, डीजीएफटी अब नोटिफिकेशन थ्रू बताएगा। अगर रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन इंपोर्ट पर भी हो सकती है, एक्सपोर्ट भी हो सकती है, तो फिर अथोराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इंपोर्ट अथोराइजेशन की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसे एक्चुअल यूजर ही इंपोर्ट कर पाएगा, मतलब उससे फिर वो गुड्स बनाएगा फिर आगे एक्सपोर्ट करेगा। जैसे मैदा बिस्किट बनाने के लिए मैदा शुगर लेके आ रहा है तो उससे वो बिस्किट बनाएगा, एक्चुअली यूज करेगा, मैदा शुगर को एज इट इज नहीं ले सकता। ओके, ये अथोराइजेशन कहां पर, ये मैं आपको दिखा रहा था dgft.gov.in या सर्विसेज में, ये एडवांस अथोराइजेशन यहां पर लिखा हुआ ना, यहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ये यही कह रहा है यहां पर। नेक्स्ट, अदर जनरल प्रोविजन। हाँ जी, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन, यहां पर दो हैं। एक तो अभी मैं जैसे आपको दिखा रहा था डीजीएफटी की साइड से, यहां से स्टेटस पता लगता है कि ये प्रोहिबिटेड रेस्ट्रिक्टेड है, इसे हम इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी भी बोलते हैं, पॉलिसी भी बोला करते हैं, क्या ना, इसके साथ कुछ कंडीशन भी अटैच होती है, या फिर रेस्ट्रिक्शन है तो वो पता लगेगा। इसके अलावा इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन जो इंटरनेशनल गुड्स की कोडिंग थी, वैसी क्लासिफिकेशन हमने इंडिया में करी है। दूसरा हमने कस्टम टैरिफ में पढ़ा था, वहां से ड्यूटी का रेट पता लगता था, यहां से पॉलिसी पता लगती है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज, कुछ गुड्स आप डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये आप ओनली थ्रू एसटीई, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की गई एजेंसी के थ्रू कर सकते हैं। ये कौन है? ये गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंट एंटरप्राइज या मार्केटिंग बोर्ड्स हैं। ये कुछ एग्जांपल नीचे दे रखे। लेकिन डीजीएफटी चाहे तो जो गुड्स सिर्फ एसटी के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकते थे, वो किसी और को भी लाइसेंस दे सकती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट, आईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको आईसी चाहिए होता है, ये 10 कैरेक्टर का होता है, ये पैन नंबर ही जो है आपका वही होता है, लेकिन इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। कुछ के लिए माफ है, जैसे बैगेज के लिए आईसी नहीं चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट, आईसी को आप हर ईयर अपडेट करना पड़ेगा अपने डीजीएफटी के पोर्टल पर, नहीं तो इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होने से क्या होगा, फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे,
फिर कोई एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलना है, वो उसके लिए आईसी चाहिए होता है, वो नहीं ले पाओगे। नेक्स्ट, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। हाँ जी, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तरीके को सरल करना चाहते हैं, तो हम डॉक्यूमेंट मिनिमम 3 कर रहे हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ये दोनों पहले 2 पॉइंट तो कॉमन है। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट, अगर शिप के थ्रू एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है तो शिपिंग कंपनी बिल ऑफ lading इशू करती है। एयर के थ्रू तो एयरलाइन एयरवे बिल इशू करती है। रोड के थ्रू तो बिल्टी या लॉरी रिसिप्ट इशू होती है। रेल के थ्रू रेलवे रिसिप्ट होती है। पोस्ट के थ्रू पोस्टल रिसिप्ट। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कॉमन है। नेक्स्ट, इनवॉइस बनेगा और पैकिंग लिस्ट होगी। पैकिंग लिस्ट क्या होती है जी? इस पैकेट में क्या क्या है, क्या कंटेंट है, क्या डिटेल है, उसे हम पैकिंग लिस्ट बोलते हैं। लास्ट, अगर एक्सपोर्ट है तो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट है तो बिल ऑफ एंट्री होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके बाद हाँ जी, अथोराइजेशन। जैसे एग्जांपल मैं इंपोर्ट लाइसेंस एडवांस अथोराइजेशन की बात करूं, जो आप रॉ मटेरियल मान लीजिए 1 लाख का लेके आए, तो अब आप एडवांस अथोराइजेशन में पड़ेंगे 15% वैल्यू ऐड करके आपको एक्सपोर्ट करना होगा, मतलब 1,15,000 का आपको एक्सपोर्ट करना होगा 90 दिन के अंदर। अगर आप फेल्स टू फुलफिल, अगर आप 1,15,000 का एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, या आप अथोराइजेशन की कंडीशन को वायलेट करते हैं, या आपके पास नोटिस आया था आप अमाउंट डिपॉजिट नहीं करते हैं, या फिर जैसे सेल्फ सर्टिफिकेट देने थे, अभी हम पीछे बात करते हैं स्टेटस होल्डर के लिए, तो आपने कोई इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर गलत सबमिट करी है तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। नंबर 2, अगर तुमने अथोराइजेशन की कंडीशन को वायलेट किया है या एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया, तो दूसरा एक्शन क्या लेंगे, हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, मतलब डिनाइड एंटिटी लिस्ट। ये पुराना नाम ब्लैक लिस्ट था, अब नाम है डिनाइड एंटिटी लिस्ट। मतलब क्या, डिनाइड एंटिटी लिस्ट, ब्लैक लिस्ट करने से क्या होगा, अब कोई नया लाइसेंस अथोराइजेशन सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट आपके लिए ब्लॉक होगा, नहीं मिलेगा। पुराना अगर कोई लाइसेंस मिल रखा तो उसका रिन्यूअल नहीं होगा, कोई सर्टिफिकेट पुराना रिन्यू नहीं होगा। ये नुकसान होगा अगर आपको डिनाइड एंटिटी लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट था आपने। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद में हाँ जी, एक्चुअल यूजर कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अब हम कॉमन प्रोविजन हो गए, अब हम सिर्फ इंपोर्ट के प्रोविजन की बात कर रहे हैं, लेकिन 2 पॉइंट मैंने एक किए, सैंपल का, गिफ्ट का, ये एक्सपोर्ट वाला पॉइंट भी साथ में दे रखा आपको। ओके, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट था। हाँ जी, एक्चुअल यूजर कंडीशन, अभी हमने बोला था कि जो अब मैदा ला रहे हैं उससे बिस्किट बनाने में यूज करना है, एज इट इज नहीं बेच सकते, इसको एक्चुअल यूजर कंडीशन बोलते हैं। तो फ्री गुड्स कोई भी ला सकता है, लेकिन अगर अथोराइजेशन चाहिए तो एक्चुअल यूजर ही इंपोर्ट करेगा, मतलब उससे फिर उसे बिस्किट बनाने में ही यूज करना। अगर इंपोर्ट के लिए अथोराइजेशन चाहिए तो फिर वो एक्चुअल यूजर ही इंपोर्ट करेगा। नेक्स्ट, हाँ जी, अगर आप सैंपल अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हाँ जी, जरा ध्यान दीजिए, एक बार मैं यहां पर वापस लाऊं आपको, क्या ये डीजीएफटी की वेबसाइट पर एक तरफ ये शेड्यूल 1 है, ठीक है, एक तरफ शेड्यूल 2 है। यहां पर अगर मैं यहां पर जाता हूं कहां, रेगुलेशन में, और मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉमेट पॉलिसी देखता हूं, तो देखो ये शेड्यूल 1 है, राइट। इनको मैं ओपन करूंगा तो मुझे पता लगेगा कौन सा कुछ प्रोहिबिटेड है, कौन सा रेस्ट्रिक्टेड है। एक नीचे शेड्यूल 2 है, ये एक्सपोर्ट पॉलिसी है। ऐसा हो सकता है कि इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन हो, उसी गुड्स पे एक्सपोर्ट पे ना हो, या हो सकता है उल्टा भी हो सकता है जी, एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन है, इंपोर्ट पर नहीं है। तो अलग अलग हमें गुड्स में ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में चेक करना होगा। अब आइए जरा यहां, हाँ जी, अगर सैंपल की बात कर रहे हैं, सैंपल में एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, अगर इंपोर्टेबल आइटम फ्री है उसके, मतलब शेड्यूल 1 में जाकर चेक किया, उन गुड्स के आगे फ्री लिखा हो। फ्री का मतलब ये नहीं है, ध्यान दीजिए, फ्री का मतलब ये नहीं कि ड्यूटी नील होगी, मतलब ड्यूटी तो लगेगी, लगती होगी, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, आपसे आपको परमिशन नहीं लेनी होगी, अथोराइजेशन की जरूरत नहीं होगी। फ्री का मतलब है अथोराइजेशन की जरूरत नहीं होगी, ऐसा नहीं कि ड्यूटी नहीं होगी। ओके, अगला ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या क्या, हाँ जी, अगर इंपोर्ट वाली लिस्ट में देखा, वहां लिखा हुआ फ्री, तो उन गुड्स को आप सैंपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिना कोई लिमिट के, बिना कोई लिमिट के। अब जरा इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स की बात करते हैं। सैंपल्स, इन गुड्स को छोड़ो, बाकी कोई गुड्स, फ्री वाले गुड्स या रेस्ट्रिक्टेड गुड्स, आप फ्री लेके आ सकते हैं सैंपल, बिना कोई अथोराइजेशन के, बिना कोई परमिशन के। सर इसका क्या मतलब है सुनिए, क्या मतलब है, सैंपल आप एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं अगर सैंपल भेजूंगा, उसको पसंद आएगा तभी तो मेरे को एक्सपोर्ट ऑर्डर देगा ना, तो इन्होंने सैंपल जाने दिया बिना कोई लिमिट के। इंपोर्ट करके ला रहा हूं कोई सैंपल, उन्होंने आने दिया। इवन रेस्ट्रिक्टेड गुड्स के लिए वैसे तो अथोराइजेशन चाहिए होता है, लेकिन सैंपल लेके आ रहा हूं तो परमिशन नहीं चाहिए। फ्री गुड्स के लिए भी परमिशन नहीं चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स के लिए परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन ये वाले गुड्स के लिए परमिशन चाहिए होगी, लाना है तो। डिफेंस का सामान, सिक्योरिटी के आइटम, सीड्स, बीज और न्यू ड्रग्स, अगर ये लाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, अथोराइजेशन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं ड्यूटी फ्री है क्या, अभी तो ये बात कर रहे थे परमिशन होगी कि नहीं होगी।
हाँ जी, अब हम बात करें ड्यूटी फ्री। हाँ जी, 3 लाख तक के सैंपल, 3 लाख तक की वैल्यू के सैंपल आप बिना ड्यूटी के ला सकते हैं, कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होगी। नेक्स्ट, गिफ्ट की बात करें, पहले एक्सपोर्ट की बात करते हैं। अगर रेस्ट्रिक्टेड गुड्स हैं, इसके अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर अदर गुड्स फ्री गुड्स हैं या फिर एडिबल ऑयल 5 लाख तक का, यहां पर आप फ्री है ना, तो परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी इसका, अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो। ओके, लेकिन अगर आप गिफ्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, जनरली प्रोहिबिटेड है। लेकिन आपकी सिस्टर बाहर रहती है, वो आपको राखी भेजना चाहती है या आपको लाइफ सेविंग मेडिसिन चाहिए, तो यहां पर ये अलाउड है, इसके लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, इसके लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन गिफ्ट अगर आप चाहें ड्यूटी पे कर लाना, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राखी पे ड्यूटी अगर 100 रुपए तक की बनती होगी तो हम नहीं लेंगे। इवन 100 रुपए की ड्यूटी राखी छोड़ो किसी में भी बनती हो तो हम नहीं लेते, ना ही रिफंड देते हैं ना ही लेते। ये हो गया गिफ्ट का। फिर इसके बाद आएंगे नेक्स्ट, पैसेंजर बैगेज। पैसेंजर बैगेज, ये आपने कस्टम में ड्यूटी व्यूटी के बारे में पढ़ा था, यहां तो हम पढ़ रहे हैं कि फ्री है कि रेस्ट्रिक्टेड है। हाँ जी, अगर आप एक्सपोर्ट बैगेज, रेस्ट्रिक्टेड आइटम का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बैगेज अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, तो परमिशन चाहिए। अगर फ्री वाले गुड्स हैं, मतलब ड्यूटी की बात नहीं कर रहे, परमिशन की बात कर रहे हैं, फ्रीली एक्सपोर्टेड है तो परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं रेस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड एसटी वाले आइटम की, तो परमिशन चाहिए। ये अदर फ्री गुड्स, ये फ्री गुड्स, हाउस होल्ड गुड्स, सैंपल ऑफ आइटम या ड्राइंग पैटर्न, इनको लाना चाहते हैं तो परमिशन नहीं चाहिए। ड्यूटी तो अकॉर्डिंग लगती रहेगी, यहां तो हम बात करें परमिशन चाहिए कि नहीं। बैगेज आप अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, ले जाओ जी, लेकिन अनअकम्पेनिड बैगेज जो पैसेंजर के जाने से पहले या जाने के बाद जाता है, तो 1 साल के अंदर चला जाना चाहिए। नेक्स्ट, री इंपोर्ट ऑफ रिपेयर्ड गुड्स। अगर आपने बाहर गुड्स भेजे हैं रिपेयर के लिए, तो आप उनको री इंपोर्ट कर सकते हैं बिना कोई परमिशन के। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट आपका बाहर चल रहा है और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, कुछ गुड्स बच गए, उन्हें आप ला सकते हैं बिना कोई परमिशन के। शर्त यह है कि बाहर कम से कम 1 साल के लिए यूज हो रहे हो। तो ये सब बेकार के पॉइंट थे, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता, ना ये बैगेज ना ये। हाँ, प्रोटोटाइप पे क्वेश्चन पूछ सकता है, या मेटेलिक वेसन स्क्रैप अगर हजार्डस नहीं है तो आप ला सकते हैं इसे। ये इंपॉर्टेंट है प्रोटोटाइप। ये क्या है जी, नया या सेकंड हैंड। प्रोटोटाइप क्या होता है, कोई मॉडल, उसका अर्ली रिलीज प्रोडक्ट का मॉडल है। वैसे वैसे गुड्स अगर आप बनाना चाहते हैं, आप इंडस्ट्रियल यूजर हैं, तो आप 3 कंडीशन फुलफिल करो, आप प्रोटोटाइप ला सकते हैं बिना कोई परमिशन के, बिना विदाउट ऑथराइजेशन। क्या? एक्चुअल यूजर होने चाहिए। नंबर 2, आपके पास इंडस्ट्रियल लाइसेंस है उन गुड्स को बनाने के लिए या उसमें रिसर्च करने के लिए, और आप इसकी सेल्फ डिक्लेरेशन दे दें, तो हम लाने देंगे प्रोटोटाइप को बिना कोई परमिशन के। नेक्स्ट, इसके बाद सेकेंड हैंड गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंड हैंड गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्या? हाँ जी, जरा ध्यान दीजिए। सेकेंड हैंड गुड्स के लिए एक तरफ कैपिटल गुड्स, दूसरी तरफ इनपुट। कैपिटल गुड्स जनरली सेकेंड हैंड गुड्स लाना कोई परमिशन नहीं चाहिए, फ्री है, फ्री फॉर इम्पोर्ट। ड्यूटी तो लगेगी, परमिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इनपुट के लिए जनरली रेस्ट्रिक्टेड है, जनरली रेस्ट्रिक्टेड है, जनरली रेस्ट्रिक्टेड है। अब जरा सुनो, लेकिन ये पांच पुराने अगर आप कैपिटल गुड्स ला रहे हो तो फिर परमिशन अथॉराइजेशन चाहिए। 5 पुराने कैपिटल गुड्स, क्या आप पुराना एसी लेके आ रहे हो, पुराना डीजल का जनरेटर लेके आ रहे हो, पुराना कंप्यूटर लेके आ रहे हो, पुराने कंप्यूटर या लैपटॉप के पार्ट्स, रिफर्बिश्ड पार्ट्स लेके आ रहे हो, या लास्ट 5वां, आप लैपटॉप आईटी गुड्स नोटिफाइड उनमें एग्जांपल लैपटॉप बोल रहा हूं, ये 5 लेके आ रहे हो पुराने, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन इन 5 के अलावा ऑल अदर कैपिटल गुड्स परमिशन नहीं चाहिए। आप सेकेंड हैंड गुड्स ला सकते हो, परमिशन नहीं चाहिए। हाँ, इसके लिए भी परमिशन नहीं चाहिए। कौन सा? यहां हमने बात करी थी पुराने लैपटॉप और कंप्यूटर के पुराने पार्ट्स। अब हम कहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर के अलावा कोई कैपिटल गुड्स के पुराने पार्ट्स हैं जिसकी लाइफ 80% से ज्यादा बची हुई है और इसका चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट दे दे, तो आप बिना परमिशन के ला सकते हो, बिना परमिशन के ला सकते हो। फिर से बात करते हैं, पुराने 5 कैपिटल गुड्स, एसी, पुराना जनरेटर, पुराना कंप्यूटर, लैपटॉप और कंप्यूटर के पुराने पार्ट्स, रिफर्बिश्ड पार्ट्स, और लास्ट ऑल नोटिफाइड आईटी गुड्स, जिसमें एग्जांपल लैपटॉप। ये लिस्ट है, इसमें लिस्ट याद नहीं करनी नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की। तो ये 5 आप परमिशन के साथ लेके आएंगे, इन 5 के अलावा कैपिटल गुड्स बिना परमिशन के लेके आएंगे। और ये जो पार्ट्स थे लैपटॉप कंप्यूटर के अलावा कोई और कैपिटल गुड्स के अगर पुराने लैपटॉप पुराने पार्ट्स हैं, तो अगर उनकी लाइफ 80% से ज्यादा बची हुई है तो आप ला सकते हैं बिना कोई परमिशन के। इनपुट जनरली रेस्ट्रिक्टेड है, इनपुट जनरली रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन ये जो रिपेयर के लिए अगर आप फ्रीली कोई पार्ट्स लेके आ रहे हैं, इनपुट है वो, अगर वो इनपुट है रिपेयर या रिफर्बिशिंग के लिए, अगर आप कोई रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, ये भी फ्रीली इंपोर्टेबल है। ओके जी, फिर इसके बाद
मिसलेनियस प्रोविजन, अब हाई सी सेल कर सकते हैं, मर्चेंट ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ये पॉइंट तो बेकार के, इसमें क्या टाइम खराब करना। हाँ जी, नेक्स्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉइंट, ये बेनिफिट ऑफ सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर तो डबल ए के साथ में समझ आएगा। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट, यहां देखिए यूएसए से सीडी के पास में एक्सपोर्ट ऑर्डर आया तो इनवॉइस भी यही बना कर देगा। हमारे पास गुड्स है नहीं, हम मैन्युफैक्चरर के पास गए, उसको बोला कि एक्सपोर्ट कर दे भी, तो ये मैन्युफैक्चरर हमारे बिहाफ पर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये आ गया थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट में। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट मेड बाय एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर ऑन बिहाफ ऑफ, तो ये हमारे बिहाफ पर एक्सपोर्ट कर रहा है, पहली कंडीशन। नंबर 2, अब जो एक्सपोर्ट किया इसमें शिपिंग बिल में भाई सीडी का तो नाम होगा ही होगा, क्योंकि इसने तो इसके बाद एक्सपोर्ट हो रहा है। सीडी के अलावा इस एबी मैन्युफैक्चरर का भी नाम होना चाहिए, तो सीडी तो क्या है? ये थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर है, इस मैन्युफैक्चरर का भी नाम होना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, बाकी डॉक्यूमेंट जैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर है, इनवॉइस की कॉपी है, पैसा आएगा तो बैंक रिलेशन सर्टिफिकेट बनेगा, वो सीडी थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर के नाम से हो सकता है, ठीक है? तो उससे हम फिर थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट के बेनिफिट देंगे। यहां यही सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये देखा था, यहां पर जो शिपिंग बिल बना था वो सिर्फ सीडी के नाम का था, तो इसने पूछा था क्या अब एबी मैन्युफैक्चरर को एक्सपोर्टर के बेनिफिट मिल सकते हैं? नहीं, शिपिंग बिल में दोनों का नाम होना चाहिए। यहां शिपिंग बिल में सिर्फ सीडी का नाम था, एबी का नाम नहीं था, तो यहां पर एबी कॉर्पोरेशन को एक्सपोर्ट के बेनिफिट नहीं मिल सकते, इसे एक्सपोर्टर मानेंगे ही नहीं। फिर इसके बाद चलते हैं आगे, तो ये थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट था। इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट बेकार। नेक्स्ट, पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑन, हाँ जी, आपका जो एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फॉरेन करेंसी में बन सकता है या नर भी बन सकता है। फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी होता है जैसे डॉलर, जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है, डॉलर, पाउंड्स, या फ्रीली कन्वर्टेबल है, आरबीआई जिसके एक्सचेंज रेट देती है। लेकिन आपका जो पैसा एक्सपोर्ट प्रोसीड आएगी वो आपके डॉलर में आनी चाहिए, वो आपकी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में आनी चाहिए, रुपीज में नहीं आ सकती। हाँ, अगर रुपीज के लिए परमिशन दे रखे स्पेसिफिक केसेस में, जैसे रशिया के लिए उन्होंने वोस्ट्रो अकाउंट में बोल दिया था पैसा ले सकते हैं, जब ये यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा था, तो उस केस में रुपीज में चल जाएगा। अगर आपकी फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट के केस में नहीं आई जितना आरबीआई ने टाइम बता रखा है, तो सारे आपके बेनिफिट विड्रॉ कर लेंगे और आप पे पेनल्टी लिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए वहां युद्ध हो गया है, वो एक्सपोर्टर ही मारा गया है, तब आरबीआई से जाके हम वेव ऑफ करा सकते हैं जो अनरिलाइज अमाउंट है। नेक्स्ट, ईपीसी इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। हाँ जी, जैसे आप आईसीआई के मेंबर हैं, अकाउंट्स का काम आता है आपको, आप सीए बनते हैं, आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसे एक्सपोर्ट्स के लिए बॉडी बनी हुई है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे लेदर प्रोडक्ट्स के लिए लेदर प्रोडक्ट्स वाली ईपीसी है, जेम एंड ज्वेलरी के लिए जेम एंड ज्वेलरी वाली ईपीसी है, सर्विसेज के लिए सर्विसेज वाली ईपीसी है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग ईपीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनेंगे, तो एक्सपोर्टर्स इसके मेंबर होते हैं। जब इसके मेंबर बनते हैं तो उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जिसे आरसीएमसी बोलते हैं। तो ये किस लिए जरूरी है? अगर 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 आपको कोई एडवांस ऑथराइजेशन चाहिए या आपको कोई एक्सपोर्ट का बेनिफिट लेना है, तो आपके पास ये आरसीएमसी होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये आरसीएमसी इशू करती है, और आरसीएमसी किस लिए जरूरी होता है? ऑथराइजेशन के लिए, कोई एक्सपोर्ट बेनिफिट के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ सर्टिफिकेशन वाला मैंने आपको बता ही दिया, ये क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं। आइए अब जरा ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम्स, ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स, इन पे। हाँ जी, इसका आइडिया मैंने आपको दिया है, अब हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम में डबल ए और डीएफआई आता है, ड्यूटी रेमिशन में हम आर और डीटीईपी डिस्कस करेंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक कुछ खास है नहीं, ठीक है जी। कैपिटल गुड्स के लिए ईपीसीजी स्कीम डिस्कस करेंगे, एक ईओ स्कीम डिस्कस करेंगे, और डीम्ड एक्सपोर्ट, बस यही है हमारे पास। और इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम है, रेमिशन में आर और डीटीईपी, ईपीसीजी और ये डीम्ड एक्सपोर्ट। ओके जी, अब सुनिएगा ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम। हाँ जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी आपको ये स्लाइड दिखाई भी थी क्या, कि हम लेके आना चाहते हैं क्या, मैदा, शुगर, मिल्क पाउडर, कैसे लाना चाहते हैं? हम ला रहे हैं जी ये ड्यूटी पे कर कर। अगर हम ड्यूटी पे कर कर मैदा, शुगर, ये मिल्क पाउडर ला रहे हैं, इससे हम क्या बनाएंगे? बिस्किट बनाएंगे। 1 किलो बिस्किट बनाने के लिए कितना मैदा, कितना शुगर, कितना मिल्क पाउडर मैं ला सकता हूं, ये स्टैंडर्ड इनपुट फिक्स हो रखा है। इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म। तो आउटपुट क्या? 1 केजी। इसका स्टैंडर्ड इनपुट मैं कितना कितना ला सकता हूं? इसके सीओ नोटिफाइड है कुछ गुड्स के लिए, सभी गुड्स के लिए, ठीक है। तो मेरे को जो डबल ए एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा वो सीओन के बेसिस पर मिलेगा। मान लो मेरे पास 500 केजी बिस्किट का एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है, तो उसके लिए मैं कितना इनपुट मैं ला सकता हूं बिना ड्यूटी, बिना जीएसटी के, वो मेरे को लिख कर देंगे एडवांस ऑथराइजेशन। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ड्यूटी पे कर कर ऑलरेडी परचेज कर रखा है, अब मैं इसको
बिस्किट बना रखा है, इसको मैं अब एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है तो ये जो ड्यूटी पे कर रखी है मैं इसका रेमिशन ले सकता हूँ, रिफंड ले सकता हूँ, इसे हम बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक ये दो तरीके से मिला करती है। ओके, इसको छोड़ते हैं। इसके बाद अगला एक है ड्यूटी रेमिशन का और आरओडीटीईपी। जिन ड्यूटी टैक्सेस का कहीं और रिफंड नहीं मिलेगा वो आरओडीटीईपी, इस स्कीम के तहत आपको रेमिशन मिलेगा। अब अगर मान लो मेरे पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर है, मैं चाहता हूं ये मेरे को रॉ मटेरियल मैदा शुगर बिना ड्यूटी बिना जीएसटी के मिल जाए, तो मैं एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करूंगा। मेरे पास पहले एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है, फिर मैं ये परचेज करने जा रहा हूं, तो बिना ड्यूटी बिना जीएसटी के परचेज कर पाऊंगा। इसके लिए मेरे को डबल ए चाहिए, डबल ए चाहिए। ठीक है जी, मेरे को डबल ए मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे को मशीन चाहिए बिना ड्यूटी बिना जीएसटी के, तो मेरे पास ईपीसीसी स्कीम है, इसके तहत मेरे को बिना ड्यूटी जीएसटी के ईपीसीसी स्कीम के तहत मशीन मिल जाएगी बिना ड्यूटी जीएसटी के। अच्छा जी, ये एक आइडिया था। अब आइडिया यहां अपने इस नोट से लें। हाँ जी, हम कह रहे हैं, सुनो जरा ध्यान से, ये सियोन के बेसिस पर डबल ए मिलेगा। डबल ए किसको बोल रहे हैं? एडवांस ऑथराइजेशन को मैं डबल ए बोलो करूंगा। ठीक है, तो सियोन के बेसिस पर मेरे को डबल ए मिलेगा। जो ये मैं मैदा शुगर लाऊंगा, इसको मेरे को एक्चुअली यूज करना है फिनिश गुड्स में। ध्यान रहे, मैं इस मैदा शुगर को नहीं बेच सकता। तो अब ये पढ़ेंगे, ना डबल ए को बेच सकता हूं, ना मैदा शुगर को बेच सकता हूं। बिस्किट बनाऊंगा, उसे एक्सपोर्ट करूंगा। क्या मैं डीम्ड एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं? जी हाँ, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। डीम्ड एक्सपोर्ट जैसे ईयू को भी दे सकते हो। ठीक है, और इंपोर्ट पर हमारी क्या माफ हो जाएगी? ये कस्टम ड्यूटी और जीएसटी सब माफ हो जाएगा। और अगर मैं मशीन लाना चाहता हूं तो ईपीसीसी से कस्टम ड्यूटी जीएसटी यहां पर माफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ड्यूटी पे करके आया हूं तो या तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा या रेमिशन आरओडीटी पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके जी। अब हाँ जी, हम जो करने जा रहे हैं ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम में, पहला पॉइंट जरा सुनना। इस स्कीम का मैं फिर ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। डबल ए के बारे में बता रहा हूं। मैं डबल ए में सियोन के बेसिस पर डबल ए के लिए अप्लाई करूंगा कि मेरे को बिना ड्यूटी बिना जीएसटी के ये मैदा शुगर परचेज करने दो। ठीक है, नंबर वन। अब इसके बाद मुझे एक्चुअली यूज करना बिस्किट बनाने के लिए, मैं डबल ए को भी नहीं बेच सकता, ना ही मैं इनपुट को बेच सकता हूं। नेक्स्ट इसके बाद ये जो मैं मैदा, ये बिस्किट में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, मैदा को बिस्किट में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ये इसको यूज करना है, मतलब एक्चुअल यूजर कंडीशन है इसके ऊपर में। माफ क्या होगा? सभी ड्यूटीज माफ होंगी, जीएसटी भी माफ होगा। अच्छा, ये किसको मिलेगा? भाई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को। भाई जो मैन्युफैक्चर करता हो, क्योंकि एज इट इज नहीं बेचना है, मैन्युफैक्चर करके बेचना, तो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर को मिलेगा। अच्छा, क्या सिर्फ फिजिकल एक्सपोर्ट कर सकता हूं या डीम्ड एक्सपोर्ट या एचसीएल को भी बेच सकता हूं? ये तीनों कर सकते हैं, फिजिकल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं 1 लाख का मैदा लेके आया, तो मेरे को 1,15,000 15% वैल्यू एडिशन करनी है, 1,15,000 का एक्सपोर्ट करके दिखाना है, 1,15,000 का एक्सपोर्ट करके दिखाना है। अच्छा, ये जो डबल ए मिलेगा, कितने समय में मेरे को मैदा परचेज कर लेना है? डबल ए 12 महीने के लिए वैलिड है, प्लस 12 महीने की एक्सटेंशन है, 12 महीने की एक्सटेंशन है। अच्छा, ये जो बिस्किट बना 90 दिन में एक्सपोर्ट कर देना, 90 दिन में एक्सपोर्ट करना। एक चीज और, मान लीजिए मैदा में ऑलरेडी ड्यूटी पे करके परचेज कर चुका हूं, मैं क्या मिल्क और शुगर पाउडर के लिए क्या मैं डबल ए अप्लाई कर सकता हूं? जी हां, तो मैदा का आप ड्यूटी ड्रॉबैक ले लेंगे और इस शुगर मिल्क पाउडर पर आप ड्यूटी देंगे ही नहीं, ऐसा कर सकते हैं। आइए जरा आप डिटेल में डिस्कस करते हैं जी। हाँ जी, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? ड्यूटी एग्जाम स्कीम में डबल ए भी और डीएफआई, ये भी डबल ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी रेमिशन स्कीम में सिर्फ ये आरओडीटी भी स्कीम इंपॉर्टेंट है, आरओएससीटीएल ये आपके कोर्स में नहीं है, बस नाम नाम है। तो आइए जरा आप देखते हैं, एक तरफ मैंने डबल ए दिया, एक तरफ डीएफआई दिया, तो पहले डबल ए कर लेंगे। डबल ए किसके लिए मिलेगा? अगर सियोन नोटिफाइड है तब भी डबल ए मिल जाएगा। अगर आपके प्रोडक्ट के लिए सियोन नोटिफाइड नहीं है तो फिक्स करा लो नॉर्म कमेटी से, फिर ले लो, डबल ए मिल जाएगा। आप कहते हो नहीं मेरे को सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, अभी मैं बता दूंगा कितना मैदा कितना शुगर कितना मिल्क पाउडर मैं यूज करूंगा, उसी बेसिस मेरे को डबल ए दे दो, हम दे देंगे, बाद में नॉर्म कमेटी फिक्स करती रहेगी। या फिर सेल्फ रेक्टिफिकेशन स्कीम, ये भी सेल्फ डिक्लेरेशन है, बस फर्क क्या है, यहां पर कोई अप्रूवल कमेटी नॉर्म कमेटी बाद में अप्रूव नहीं करेगी। तो ये तो फिर बड़े बड़े एक्सपोर्टर के लिए होगा। जी हाँ, तो नेक्स्ट पेज पे दिया क्या, ये जो सेल्फ रेक्टिफिकेशन स्कीम है जिसके पास एईओ सर्टिफिकेट है उनके लिए, या जो 2 स्टार या उससे अबव 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार वाले वो तो है ना स्टेटस होल्डर, अगर उन्होंने एईओ के लिए एप्लीकेशन लगा दी है तो उनको ये सेल्फ रेक्टिफिकेशन स्कीम मिलेगी। हाँ, अगर डीजीएफटी चाहे तो इनको मना कर सकती है, लेकिन एईओ सर्टिफिकेट जिसके पास है हम उनको दे रहे हैं ये सेल्फ रेक्टिफिकेशन स्कीम, और इस एप्लीकेशन के साथ में चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट लगाना है। अच्छा, इसको नॉर्म कमेटी के पास रेफर नहीं किया जाएगा, यही तो फायदा है यहां पर सेल्फ रेक्टिफिकेशन स्कीम में।
अच्छा, तो सेल्फ रेगुलेशन स्कीम किसके लिए है? अगर आपके प्रोडक्ट के लिए सियोन नोटिफाइड नहीं है उनके लिए, या सियोन तो नोटिफाइड है लेकिन आप एक्स्ट्रा कोई अलग एडिशनल इनपुट यूज करना चाहते हैं। एडिशनल इनपुट का मतलब क्या है? जैसे बिस्किट बनाने के लिए आप मैदा शुगर यूज कर सकते हैं, ये सियोन में लिखा हुआ है, लेकिन चेरी के लिए नहीं लिखा हुआ। आप इस एडिशनल इनपुट को यूज करना चाहते हैं तो ये आप सियोन, तब आप यहां पर सेल्फ रेगुलेशन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप मैदा शुगर की ज्यादा क्वांटिटी यूज करना चाहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं एडिशनल इनपुट में। हम बात ये एडिशनल इनपुट में उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात करें कोई एडिशनल एक अलग इनपुट को यूज करना चाहते हैं जिनका नाम सियोन में लिखा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस सेल्फ रेगुलेशन स्कीम में आप जा सकते हैं। ओके, तो हम सिर्फ अभी एडवांस ऑथराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो सियोन नोटिफाइड है तब भी जा सकते हैं, सियोन नोटिफाइड ना हो तब भी जा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी, इसके लिए पहले मैं एक ये वाला चार्ट दिखा दूं नीचे। क्या? हाँ जी, एक डबल ए होल्डर है एक्स, एक डबल ए होल्डर है वाई। डबल ए होल्डर बिस्किट बनाकर एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो इसके लिए मैदा शुगर मिल्क पाउडर के लिए डबल ए के लिए अप्लाई कर सकता है, तो ये बिना ड्यूटी बिना जीएसटी के फिर इंपोर्ट कर पाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर ये डोमेस्टिक परचेज करना चाहता है, दूसरे डबल ए होल्डर से परचेज करना चाहता है, एक तो इसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। ये चाहता है कि मैं मेरे को मैदा से कुछ इंटरमीडिएट प्रोसेस तक बनाकर बिस्किट कोई और दे दे, फिर मैं आगे बिस्किट बनाऊं। तो क्या ये परचेज कर सकता है? जी हाँ, क्योंकि ये डोमेस्टिक परचेज करना चाहता है तो इसे फिर पहले अपने डबल ए को इनवैलिडेट कराना पड़ेगा, इनवैलिडेशन लेटर इशू करवाना पड़ेगा। तो ये इनवैलिडेशन लेटर डीजीएफटी से इशू करा के फिर ये किसको दे देगा? इस डबल ए होल्डर वाई को। वाई डबल ए लेगा, एडवांस ऑथराइजेशन लेगा, और फिर एडवांस ऑथराइजेशन के बेसिस पर मैदा शुगर परचेज कर लेगा बिना ड्यूटी बिना जीएसटी के। अब ये जो मैदा शुगर है, ये जो बिस्किट में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं प्री इंपोर्ट कंडीशन। तो भाई ये इंपोर्ट हुआ है बाद में, डबल ए के बाद में इंपोर्ट हुआ है, तो फिर इसके बाद ये इनकॉर्पोरेट होना चाहिए बिस्किट बनने में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। तो ये जो इनवैलिडेशन लेटर बताया, ये सब यहां पर एक्सप्लेन करके आपको दे रखा है। ठीक है, तो डोमेस्टिक परचेज करेंगे तो आपको ये इनवैलिडेशन लेटर एआरओ की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एआरओ क्या है? ये डबल होल्डर वाई ने जब इसको डबल होल्डर एक्स को बेचा, ये डीम्ड एक्सपोर्ट है, तो जीएसटी लगाया, उसका रिफंड लेना, तो रिफंड लेने के लिए एआरओ लेना पड़ेगा, एडवांस प्लेस ऑर्डर देना पड़ेगा। ओके, अच्छा जी, अब इस डबल ए के अगेंस्ट में हम क्या परचेज कर सकते हैं, हम वो बात करने जा रहे हैं। पहला, ये जो इनपुट फिजिकली इनकॉर्पोरेट हो जाएगा बिस्किट में, मैदा शुगर मिल्क पाउडर, तो ये हम परचेज कर सकते हैं। ये है पहला पॉइंट। नंबर 2, भाई मशीन इंपोर्ट करने के लिए तो ईपीसीजी लाइसेंस में जाएंगे, लेकिन उस मशीन में कोई फ्यूल चाहिए, ऑयल चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए जो कंज्यूम हो जाएगा, उसको मैं डबल ए के अगेंस्ट में इंपोर्ट कर। एक और एग्जांपल जी, क्या? कार, मेरे को कार बनाने के लिए, कार बना के एक्सपोर्ट करता हूं, तो कार बनाने के लिए इंपोर्ट के लिए मटेरियल चाहिए, वो तो पहले पॉइंट में आ जाएगा क्योंकि वो कार में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। लेकिन कार में एक एक्स्ट्रा बिल्ड स्टेप नहीं रखी रहती है, उस एक्स्ट्रा स्पेयर्स के लिए मेरे को अगर इंपोर्ट करना है, क्या मैं कर सकता हूं? जी, जितना आपको डबल ए मिला है उसका सी वैल्यू का 10% तक आप मैंडेटरी स्पेयर बिना ड्यूटी बिना जीएसटी के इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये तो पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, इंपोर्ट पर डबल ए के अगेंस्ट अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या माफ होगा? सारी की सारी कस्टम ड्यूटी और जीएसटी भी। लेकिन अगर ये स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट है, मतलब आपने कैपिटल गुड्स बनाकर ईपीसी होल्डर को बेचना है या यूएन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जरा ध्यान दीजिए, जीएसटी में आपने डीम्ड एक्सपोर्ट पढ़ा था, हम डीम्ड एक्सपोर्ट हमारे यहाँ पे भी आएगा, एफटीपी में उससे ज्यादा है। वहां हम पढ़ते थे डबल ए होल्डर को गुड्स बेचना, ईपीसीजी होल्डर को कैपिटल गुड्स बेचना और ईओयू को गुड्स बेचना, ये 3 डीम्ड एक्सपोर्ट तो यहां पर भी आएंगे। इसके अलावा भी डीम्ड एक्सपोर्ट है, जैसे ये यूएन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को गुड्स बेचना, ये डीम्ड एक्सपोर्ट है, या इनके द्वारा फाइनेंस किए गए प्रोजेक्ट को गुड्स बेचना, ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। तो ये 3 डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सब ड्यूटी तो माफ हो जाएंगी, एंटी डंपिंग काउंटरवेलिंग सेव का ड्यूटी माफ नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और, हाँ जी, अगर मान लीजिए मैदा मैंने ड्यूटी पे करके परचेज कर रखा है और शुगर और मिल्क पाउडर के लिए डबल लेना चाहता हूं, मिल जाएगा? जी हाँ, मिल जाएगा, लेकिन इस मैदा के लिए जो ड्यूटी दी होगी इसका ड्यूटी रोबैक मिल जाएगा। यहां पर ये लिखा हुआ, इसके लिए आप ड्यूटी रोबैक क्लेम कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट, अब ये किसको मिलेगा डबल ए का लाइसेंस? मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को। मर्चेंट एक्सपोर्टर जो परचेज करके एक्सपोर्ट करता है उसको भी मिल सकता है अगर ये टाइड है सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर से, मतलब वो रॉ मटेरियल परचेज करके मैन्युफैक्चरर से बनवाता है। ठीक है, और अगर मेडिसिन का मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को ही, अगर मेडिसिन आप बनाते तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को ही ये क्या मिलेगा? डबल ए वाला लाइसेंस मिलेगा, डबल ए वाला लाइसेंस। नेक्स्ट, अब आपने जो बिस्किट बनाया इसको क्या करोगे? फिजिकल एक्सपोर्ट? जी हाँ, डीम्ड एक्सपोर्ट, इंटरमीडिएट सप्लाई अभी पीछे आया था, इंटरमीडिएट प्रोसेस तक बिस्कुट को ले आते थे, तो वो भी पॉसिबल है, तो डीम्ड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।
एससीजेड को भी दे सकते हैं। एक हमने स्टोर्स का चैप्टर किया था, याद करें कस्टम में, स्टोर्स फॉरेन गोइंग वेसल जो यूएसए से इंडिया में आता है या फिर इंडिया से यूएसए में जाता है, ऐसी इंटरशिप फ्लाइट्स या फिर वेसल को भी हम स्टोर दे सकते हैं। तो इसके लिए भी मतलब इनको भी ये एक्सपोर्ट में शामिल किया जा रहा है, ये एलिजिबल एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन एससीजेड के लिए याद कीजिए, एससीजेड यूनिट को अगर आपने गुड्स बेचे तो इसके लिए पैसा आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट में आना चाहिए। एससीजेड डेवलपर को अगर आपने बेचा है तो वो रुपीज में आ सकता है। वैसे आपका ये सभी के लिए फ्री फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आना चाहिए, तभी आप डबल ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू एडिशन की परसेंटेज कितनी है? 15%। अब इसके लिए कैसे निकालेंगे? हाँ जी, एक है ए, एक है बी। बी क्या है जी? इंपोर्ट की सीए वैल्यू, प्लस अगर कोई ऐसे मटेरियल भी इसमें आपने ऐड कर लेना है जिसके लिए आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करेंगे। मतलब मैंने अगर मैदा परचेज कर रखा था ड्यूटी पे कर उसका मैं ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करूंगा, वो भी मैं ऐड कर लूंगा। और मैंने शुगर और मिल्क पाउडर डबल ए के अगेंस्ट में परचेज किया, वो भी मैं इनपुट में ऐड कर लूंगा। तो दोनों इनपुट ऐड करनी है। मान लीजिए वो 1 लाख के हैं, 1 लाख के हैं। अब मैं एक्सपोर्ट कितने में कर रहा हूँ? वो एफओबी वैल्यू 1,15,000 है। अगर डीम्ड एक्सपोर्ट है तो उसकी एफओआर वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो मैंने 1 लाख का इंपोर्ट किया था, 1,15,000 में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो 15% वैल्यू एडिशन है क्या? हाँ, 15% तो कम से कम वैल्यू एडिशन करनी है। कैसे? 1,15,000 मैंने से 1 लाख डिवाइडेड बाय ये जो इंपोर्ट वाली वैल्यू थी 1 लाख इंटू में 100, ये आपकी आ गई वैल्यू एडिशन की परसेंटेज, 15% आ गई। अच्छा, एक चीज और, अगर बिस्किट बनाने के लिए मान लीजिए फॉरेन कंट्री के बारे में हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ रॉ मटेरियल दे दिया, तो वो सीए वैल्यू में भी ऐड होगा और वो एफओबी वैल्यू में भी ऐड होगा। ये नोट था, ये नोट था। इतने के लिए अगर मैं क्वेश्चन दिखा दूं आपको, हमने कई क्वेश्चन किए थे। हाँ जी, एक ये फ्लिंटेक्स थी, ये क्या करना चाहती थी? ये यूएन को कुछ बेची है, डीम एक्सपोर्ट है, तो ये पूछ रहा है क्या डबल ए मिल सकता है? पैसा फ्री फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है। जी हाँ, मिल सकता है। नेक्स्ट है कि इनपुट, इसने इंपोर्ट किया 10 लाख का, पूछ रहा है कितने का कम से कम एक्सपोर्ट करके दिखाना होगा? 11,50,000 का एक्सपोर्ट करके दिखाना होगा। एक इसने क्वेश्चन पूछा, हमने कोई ड्यूटी पेड इनपुट परचेज कर रखे हैं, लेकिन बाकी गुड्स के लिए रेस्ट ऑफ इनपुट के लिए हम डबल ए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हो जी। जो जिस पे ड्यूटी पे कर रहा है इसका ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा जी। ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, जिक्सा पजल 25 लाख का इसने इंपोर्ट किया, 5 लाख का इसको फ्री में मटेरियल मिला है, तो हम इंपोर्ट में सी वैल्यू में 30 लाख लिया करते थे। अब ये से एससीजेड यूनिट को बेच रहा है, लेकिन पैसे से रुपीज में मिल रहे हैं, फ्री फॉरेन करेंसी अकाउंट में आना चाहिए था। ये डीम एक्सपोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब ये इसके लिए डबल ए के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर ये फ्री फॉरेन करेंसी में आता है फिर एलिजिबल है। अच्छा, कितने की इसे एक्सपोर्ट करके दिखानी होगी? 30 लाख इंटू 115%, ये 34,50,000 की एक्सपोर्ट करके दिखानी होगी। एक और क्वेश्चन हमने किया था, वो क्या? ये, हाँ जी, हमारे पास एक तरफ एफओबी वैल्यू एक्सपोर्ट की दे रखी है, एफओआर वैल्यू एस्टेट वाली दे रखी है, हमने इस तरफ लिख दिया जी। दूसरा, इंपोर्ट की वैल्यू एडवांस ऑथराइजेशन वाली, और जो ड्यूटी पे करके परचेज करके जिसका हम ड्यूटी पर क्लेम करेंगे, हमने ये दोनों इस तरफ लिख दिए। फिर 10 लाख का फ्री मटेरियल मिला था, हमने दोनों एक इधर भी डाल दिया, इंपोर्ट वाली साइड भी डाल दिया और एक्सपोर्ट वाली साइड भी डाल दिया। तो एक्सपोर्ट वैल्यू आ गई 1 करोड़, इंपोर्ट वैल्यू आ गई 80 लाख, तो ये डिफरेंस 20 लाख। ये मेरी वैल्यू एडिशन है। 20 लाख डिवाइड बाई 80 into 100, ये 25% की मैंने वैल्यू एडिशन करी है। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे। तो 1 करोड़ मैंने 80 लाख डिवाइडेड बाई इंपोर्ट वैल्यू इंटू 100, ऐसे हम निकालेंगे वैल्यू एडिशन की परसेंटेज। वापस आते हैं। हाँ जी, ये जो हम एडवांस ऑथराइजेशन, यहां तक हो गया था, पेज नंबर 21 पे आ जाएंगे। क्या हम एडवांस ऑथराइजेशन को बेच सकते हैं? नहीं, ना एडवांस ऑथराइजेशन ना इंपोर्टेड मटेरियल जैसे मैदा, शुगर, लाइट, इसे नहीं बेच सकते। ये एक्चुअल यूजर कंडीशन है इस पर। इवन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 1,15,000 का मान लो एक्सपोर्ट करके दिखा दिया 15% वैल्यू ऐड करके, फिर भी मैं नहीं बेच सकता। हाँ, इससे जो बिस्किट बना, अगर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई, फिर उसे मैं इंडिया में बेच सकता हूं। लेकिन जो वेस्ट है, वेस्ट क्रैप को हम नहीं चाहते एक्सपोर्ट हो, तो उसको वेस्ट क्रैप को आप इंडिया में बेच सकते हैं, इवन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट होने से पहले। और अगर आप कोई इनपुट ड्यूटी पे करके लाए हैं, तो इसका आपने क्रेडिट ले रखा है, तो इसे आप ड्यूटेबल गुड्स में ही यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डबल ए वैलिड है 12 महीने के लिए प्लस 12 महीने का एक्सटेंशन है। हाँ जी, अभी मैं बात कर रहा था डबल जो डीड एक्सपोर्ट है, वो एक यहां पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में डिटेल मीनिंग है। जो जीएसटी में मीनिंग था उसके अलावा भी, जैसे कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को अगर माल बेचा है तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट में हम पढ़ेंगे। अगर नेशनल इंपोर्टेंस के प्रोजेक्ट है, मान लीजिए जैसे उसमें कोई असला बारूद बनना है, तो उसमें उसे डीम्ड एक्सपोर्ट मान रखा है। अब सुनो, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में मान लीजिए 16 महीने लगेंगे। ठीक है, कितने महीने लगेंगे? 16 महीने। तो ये कह रहा है तब डबल ए की वैलिडिटी कितनी होगी? 16 महीने और 12 महीने, विच एवर इज लेटर।
तो उस प्रोजेक्ट की जो कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरेशन है और 12 महीने विच लेटर उतने समय के लिए आपका डबल ए वैलिड होगा, और 12 महीने की एक्सटेंशन तो है ही। अच्छा, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 90 दिन में आपको एक्सपोर्ट करके दिखा देना है, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है। और आपने ये सभी नॉर्म्स को फॉलो किया कि नहीं किया, इसके लिए ऑडिट या स्पेशल ऑडिट हो सकता है। अच्छा, इसके बाद एक नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है एडवांस रिजर्वेशन में एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए। क्या ये एनुअल रिक्वायरमेंट जब जब इंपोर्ट होगा, जब जब मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आएगा, क्या मैं पहले एडवांस रिजर्वेशन लेने जाऊंगा, हर बार लाइसेंस के लिए परमिशन लेने जाऊंगा कि मेरे को बिना ड्यूटी बिना जीएसटी के इंपोर्ट करने दो? अगर मैं जनरली एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरे को साल भर की परमिशन एडवांस में मिल जाएगी। इसके लिए वो क्या देखेंगे, मैंने अगर 2 साल में, पिछले 2 साल में एक्सपोर्ट करके दिखाया, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दिखाई है, तो वो मेरे को क्या करेंगे, वो कहते हैं जितना तुमने फिजिकल एक्सपोर्ट किया उसकी एफओबी वैल्यू, जितना तुमने डीम्ड एक्सपोर्ट किया उसकी एफओ वैल्यू, उसका 3 गुना कर लो, 300% कर लो, और 1 करोड़ विच एवर इज हायर, इतने तक का आप इंपोर्ट बिना ड्यूटी बिना जीएसटी के कर पाओगे। लेकिन ध्यान रहे, ये उन्हीं के लिए साल भर का एडवांस रिजर्वेशन मिलेगा जिसके लिए सीओन नोटिफाइड है, जिन गुड्स के लिए सीओन नोटिफाइड है। सीओन नोटिफाइड नहीं है तो नहीं मिलेगा, या सीओन नोटिफाइड होने के बाद मना कर रखा है तो नहीं मिलेगा एडवांस रिजर्वेशन एनुअल वाला। ठीक है, सिर्फ सीओन नोटिफाइड है तभी मिलता है। तो इसे समझने के लिए हमने क्वेश्चन किया था ऐसा, क्या ये, हाँ जी, हमारे 3 साल में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है तो 2 साल की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस चाहिए थी, हमारे पास है। हमने फिजिकल एक्सपोर्ट 60 लाख का किया, डीम एक्सपोर्ट 10 लाख का किया, तो 70 लाख हो गया, 70 लाख इंटू में 300%, 210 लाख हुआ, और 1 करोड़ विच एवर 210 लाख, इतने तक का मेरे को मैं इंपोर्ट कर पाऊंगा बिना ड्यूटी बिना जीएसटी के। ओके जी, यहां हमारा डबल ए वाला कंप्लीट हो गया। डीएफआईए वाला अब हम करने जा रहे हैं, तो डीएफआईए के लिए वापस आ जाएंगे कहां, हाँ जी, पेज नंबर 18 पर। अब डी फॉर डिफरेंट, जहां जब मैंने डी लिखा तो डी का मतलब है डिफरेंट। ओके जी, सुनिएगा क्या क्या क्या, डबल ए तो बिना सीओन नोटिफाइड नहीं है तब भी मिल जाता था, लेकिन डीएफआई तभी मिलेगा अगर आपके प्रोडक्ट के लिए सीओन नोटिफाइड है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म नोटिफाइड है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ जी अगला, ये पॉइंट तो कॉमन है कि इनपुट जो है इनकॉर्पोरेट होना चाहिए फिनिश प्रोडक्ट में एक्सेट्रा। एक डिफरेंट पॉइंट यह है कि टायर की इंपोर्ट के लिए डीएफआई स्कीम अलाउड नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंट वाला क्या, हाँ जी, ओहो, डीएफआई पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस पर मिल जाता है। जरा सुनिए अब इसके लिए, मैंने मैदा शुगर मिल्क पाउडर परचेज कर रखा है ड्यूटी पे कर, ठीक है, बिस्किट भी बना रखा है, अब मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आया, तो अब मैं डबल ए के लिए थोड़ा अप्लाई कर सकता हूं, मेरे पास ऑलरेडी ड्यूटी पेड है, तो मैं डीएफआईए के लिए जाऊंगा। एक्सपोर्ट करने से पहले मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा, मेरे को डीएफआईए दे दो, एक्सपोर्ट कर दूंगा फिर मेरे को डीएफआईए सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। एप्लीकेशन पहले लगा दूंगा कि मैंने एक्सपोर्ट करने से पहले, फिर एक्सपोर्ट करने के बाद प्रूफ दिखाऊंगा और मेरे को पोस्ट एक्सपोर्ट डीएफआईए मिल जाएगा। ओके, अगली डिफरेंट बात क्या, अगर आपके प्रोडक्ट पर एक्चुअल यूजर कंडीशन है या प्री इंपोर्ट कंडीशन है तो आपको डीएफआईए मिलेगा नहीं, क्योंकि डीएफआईए ट्रांसफरेबल होता है। अभी आएंगे नेक्स्ट पेज पर, वहां पे आएगा। अच्छा, एक और डिफरेंस, यहां सिर्फ आपकी बीसीडी माफ होगी और कोई कस्टम ड्यूटी माफ नहीं होगी, इवन जीएसटी भी माफ नहीं होगा। अगला तो ड्रॉबैक वाला तो कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर मर्चेंट एक्सपोर्टर को भी यहां पर मिल जाता है, ये तो कॉमन पॉइंट है, इस पे क्या बताना। यहां पर सिर्फ एक्सपोर्ट है डीएफआईए में, और यहां उधर डबल ए में वैल्यू एडिशन 15% था, यहां 20% है। ओके, वैल्यू एडिशन वैसे निकालनी है। अगला डीएफआईए ट्रांसफरेबल वाला इशू होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल होने के बाद आप इसे बेच पाएंगे, इसलिए डीएफआईए पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस पर मिलता है, ये आपका ट्रांसफरेबल वाला होता है ये, लेकिन डबल ए ट्रांसफरेबल वाला नहीं था। ठीक है, अच्छा, अब वैलिडिटी, यहां डबल ए 12+12 था, यहां सिर्फ 12 है, फर्दर एक्सटेंशन नहीं। फिर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 90 दिन में कंप्लीट करनी होती थी, यहां 12 महीने में। बस जी, इसके लिए बस जी खत्म। इसके बाद तो अब कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं डबल ए और डीएफआईए की। बस इसके लिए क्वेश्चन डीएफआईए का ये दे रखा है, ये आप पढ़ लेना, इस पे अब हम टाइम नहीं लगाते। डबल ए और डीएफआईए में क्या डिफरेंस है, डबल ए ट्रांसफरेबल नहीं होता, डीएफआईए ट्रांसफरेबल होता है। डबल ए में 15% है, डीएफआईए में 20% है। डीएफआईए कैन नॉट बी इशूड अगर सीओन, जिस पे एक्चुअल यूजर कंडीशन है। नेक्स्ट, डबल ए सीओन नोटिफाइड है ना हो तो भी मिल जाता है, लेकिन डीएफआईए नहीं मिलता। जीएसटी माफ होता है डबल ए में, डीएफआई में माफ नहीं होता। इन लोग मैंने क्वेश्चन भी पढ़ा ही दिया। चलिए वापस आते हैं, जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो क्या है। अगर
सियोन में कोई जनरल इनपुट का नाम यूज है, इसके बाद जब आप एक्सपोर्ट करेंगे शिपिंग बिल में भी उसी इनपुट का नाम लिख देंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट करने के बाद में आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट मिलता है। ये तभी मिलेगा अगर इनपुट जो आपके डबल ए में बताए थे, जो आपने शिपिंग बिल में बताए, वो सेम सेम हो। यही प्रोविजन जब आप फिजिकल एक्सपोर्ट की जगह एससीजेड को सप्लाई करेंगे या डीएम एक्सपोर्ट करेंगे तो अप्लाई होगा। नेक्स्ट, 4 प्रकार के गुड्स थे, प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, एसटी आइटम, फ्री। अब डबल एडीएफआई के लिए कॉमन बात, जो प्रोहिबिटेड गुड्स हैं डबल एडीएफआई के अगेंस्ट इंपोर्ट नहीं हो सकते, लेकिन एक्सपोर्ट हो सकते हैं प्रोहिबिटेड गुड्स, सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशन। रेस्ट्रिक्टेड गुड्स डबल एडीएफआई के अगेंस्ट अलाउड है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट भी अलाउड है, लेकिन स्कोमेट आइटम्स के लिए कुछ कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेगी। एसटी आइटम इंपोर्ट डबल एडीएफआई के अगेंस्ट अलाउड नहीं है। हाँ, एसटी से आप परचेज कर सकते हैं डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक परचेज के लिए आपको इनवैलिडेशन लेटर या एआरओ देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपोर्ट एसटी आइटम का अलाउड है, बस एनओसी लेनी पड़ेगी एसटीई से। फ्री गुड्स की तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डबल एडीएफआई के अगेंस्ट पॉसिबल है। डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए यही बताओ, इनवैलिडेशन लेटर लेना पड़ेगा। करेंसी और बस जी। अब ड्यूटी ड्रॉबैक में छोटा सा पॉइंट, हाँ जी, इंपोर्ट की वुड से टेबल बनाई, टेबल को किया एक्सपोर्ट, तो जो इंपोर्ट पर ड्यूटी दी थी इसका मिल जाता है रिफंड, इसे हम बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। बस इतना छोटा सा पॉइंट है, इसके ऊपर पूछे जाने के क्वेश्चन चांसेस नहीं। अब हम आते हैं, अब आपका इंपोर्टेंट, एक और इंपोर्टेंट क्या, आरओडीटीईपी। जिन ड्यूटीज या टैक्सेस का आपको रिफंड कहीं और नहीं मिल रहा है, हम इस स्कीम के तहत देंगे अगर वो प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब गुड्स सेल के लिए जा रहे हैं तो ट्रक में पेट्रोल डीजल लगा हुआ है, उस पर एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी लगा हुआ है, उसका रिफंड कहीं मिला नहीं तो हम यहां देंगे। जब आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में इलेक्ट्रिसिटी पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, उस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का रिफंड हम यहां पर देंगे आपको। आप मंडी में जाते हैं माल बेचने के लिए, मंडी टैक्स लगता है, उस मंडी टैक्स का रिफंड हम यहां पे देंगे। किसी रोड पर हाईवे पे जा रहे हैं, बीच में टोल प्लाजा है, वहां पे टोल टैक्स दिया, उस टोल टैक्स का रिफंड कहीं और नहीं मिल रहा, हम यहां पे देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी जो लग रही है तो उसका रिफंड कहीं और नहीं मिल रहा, हम यहां पर देंगे। अब ये रिफंड कितना मिलेगा जी, जितना का आपने एक्सपोर्ट किया उसकी एक परसेंटेज, उस पर एक वैल्यू कैप भी हो सकती है कि इतने से ज्यादा रिफंड नहीं मिलेगा, या पर यूनिट बेसिस पर भी रिफंड मिल सकता है। इसके लिए हमने ऐसा किया था एक क्वेश्चन, हाँ जी, जैसे 200 जोड़ी शूज 1000 पर पेयर, 2 लाख का आपने एक्सपोर्ट किया। अब जो आपको आरओडीटीपी की परसेंटेज है वो 4% है, लेकिन एक अपर कैप भी फिक्स है 5 पर पेयर, तो 4% कितना हुआ, 2 लाख का 8000, लेकिन अपर कैप क्या थी, 5 इंटू में 10,000, तो ये सॉरी 4 इंटू में 2 8000, हाँ 5 इंटू में 200 ये 1000 होगा, तो आपको 1000, ये अब इतना रिफंड मिलेगा। सेकंड, 1 लाख इंटू में 3%, 3000, लेकिन 2000 इंटू में 5 पर पेयर, ये कितना हुआ, 10,000, तो 3000 ही मिलेगा आपको। अगला आपका भी ये पर केजी फिक्स है, तो पर केजी बेसिस पर आपको ये रिफंड मिल जाएगा, या फिर ये आपको आरओडीटीपी के तहत रिफंड मिल जाएगा। हाँ, तो ये आपका रिवार्ड हो गया। अच्छा, ये रिवार्ड आपको कैश नहीं मिलेगा, आपने कस्टम में पढ़ा था एक क्रेडिट लेजर, वो क्रेडिट लेजर में आपके आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, इसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। इस स्क्रिप्ट को आप, इस क्रेडिट लेजर को बेच भी सकते हैं अगर आप इंपोर्ट नहीं करें। इसका यूज वैसे सिर्फ बीसीडी के लिए यूज हो सकता है, बीसीडी को पे करने के लिए। ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आप किसी और को बेच सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद सेल प्रोसीड डेवलपमेंट बाद में बताते हैं, पहले ये आरओडीटीपी नहीं मिलेगा। हाँ जी, आरओडीटीपी तभी मिलता है जब आप फिजिकल एक्सपोर्ट करते हैं, आप डीएम एक्सपोर्ट कर रहे हैं नहीं मिलेगा। एससीएड में बेचा है वो तो इंडिया में ही रह गया ना, फिजिकल बाहर कहां गया, फॉरेन कंट्री में गया, तो नहीं मिलेगा। अगर आप रेस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड गुड्स बेच रहे हैं नहीं मिलेगा जी आरओडीटीपी। यूज गुड्स को बेच रहे हैं, यूज करने के बाद में नहीं मिलेगा आरओडीटीपी। आप नॉन ईडीआई पोर्ट, जहां पर आइस गेट पोर्टल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की नहीं काम हो रहा है, तो हम आपको आरओडीटीपी वाला रिवार्ड नहीं देंगे। नेक्स्ट, अगर आप गुड्स सेम एज जैसे इंपोर्ट किया था वैसे ही एक्सपोर्ट करें तो कुछ वैल्यू एडिशन करी नहीं, हम आपको आरओडीटीपी नहीं देंगे। नेक्स्ट, अगर उन गुड्स का एक्सपोर्ट और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो इसका मतलब भारत सरकार उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं कर रही है, हम आपको आरओडीटीपी नहीं देंगे। नेक्स्ट, आप ट्रांसशिपमेंट के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यूएसए से इंडिया के पोर्ट पे आया, वहां से इंडिया के पोर्ट से डायरेक्टली दूसरी शिप में डाल के श्रीलंका भेज दिया, तो कोई वैल्यू एडिशन थोड़ा ना है इंडिया में, हम यहां पर आपको नहीं देंगे। नेक्स्ट, आरओडीटीपी नहीं देंगे। नेक्स्ट, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया था, इंडिया के कस्टम वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस में रखवाया, तो ड्यूटी लगी ही नहीं, वहीं के वहीं से कुछ बनाकर एक्सपोर्ट कर दिया, तो जब कोई ड्यूटी, उसके अलावा कोई अदर ड्यूटी लगी ही नहीं, तो फिर कैसा रिवार्ड, कोई आरओडीटीपी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आपने जॉब वर्क के लिए, सर्विस देने के लिए
गुड्स सिर्फ जो वर्क के लिए आए थे फिर आपने एक्सपोर्ट कर दिया उनको, यहाँ पर आपको कोई मैन्युफैक्चर थोड़ा किया, कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आपने डबल ए DFIA या स्पेशल डबल ए के अगेंस्ट में कोई एक्सपोर्ट किया है, आपको यहाँ पर कोई ये नहीं मिलेगा। 100% EOU, FTZ, EPZ, SCZ या ESTB, BTB में गुड्स बने हैं, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, इनके लिए अलग स्कीम है, तो वहां वो बेनिफिट लेंगे ना, यहाँ क्यों लेंगे, यहाँ क्यों लेंगे। एक चीज और, हाँ जी, जब हम आपको रिफंड दे रहे हैं उस समय फॉरेन करेंसी राइज हुई या नहीं हुई हमें नहीं मतलब, लेकिन बाद में आ जाना चाहिए पैसा। बाद में अगर पैसा नहीं आया फीमा में जितना टाइम बता रहे, तो हम आपका ये रिवार्ड वापस ले लेंगे, ये ध्यान रखना। और दूसरी चीज, हम आपको जो रिवार्ड दे रहे हैं FOB की परसेंटेज दे रहे हैं। जिस टाइम पे आपने एक्सपोर्ट किया उसके बाद में RBI की रेट ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएट करते रहते हैं, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, जितने का आपने एक्सपोर्ट किया उसकी परसेंटेज हम आपको रिवार्ड दे देंगे। तो इसके लिए मैं कई क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन में दिखा देता हूं आपको। हाँ जी, जैसे आपने एक्सपोर्ट किया 10 लाख का, लेकिन आपको रियलाइज हुआ 9,90,000 लॉस हो गया, हम 10 लाख से मतलब है। आपने एक्सपोर्ट किया था 20 लाख के शिपिंग बिल में लिखा हुआ, लेकिन आपको रियलाइज हुआ 20,15,000 एक्सचेंज प्रॉफिट हो गया, हमें इससे मतलब नहीं, हमें 20 लाख से मतलब है। नेक्स्ट, एससीएड यूनिट को, ये तो फिजिकली बाहर गया ही नहीं, कोई रिवार्ड नहीं। ईओयू को डीम्ड एक्सपोर्ट है, बाहर गया ही नहीं, इंडिया में ही रह गया, तो यहां पर कोई रिवार्ड नहीं। प्रोडक्ट ई जिस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो भारत सरकार इसके एक्सपोर्ट को प्रमोट ही नहीं कर रही, तो इसके लिए कोई रिवार्ड नहीं, बस ये 10 और 20 30 लाख पर हम निकाल देंगे, ये रिवार्ड की परसेंटेज 4% थी, ये लगा देंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन था, तो अब इसको नहीं कर रहे, अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट, EPCG स्कीम। हाँ जी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, नाम से तो ऐसा लगता है हम कैपिटल गुड्स की एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, ना 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 ना, उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं कर रहे, प्रमोट तो हम बिस्किट या एक्सपोर्ट प्रमोट कर रहे हैं। उस बिस्किट को बनाने के लिए जो आपको कैपिटल गुड्स चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चाहिए, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं बिना ड्यूटी, बिना GST के। अच्छा जी, यहां पर आप जो इंपोर्ट कर सकते हैं कैपिटल गुड्स किस लिए रखते हैं, प्री प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए या पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। पोस्ट प्रोडक्शन जैसे पैकिंग मशीन, प्री प्रोडक्शन जैसे ट्रायल। इस पर कस्टम ड्यूटी माफ होगी या GST भी, GST भी माफ होगा जी, GST भी माफ होगा। अच्छा, जितनी आपने ड्यूटी बचाई इसमें कस्टम ड्यूटी प्लस GST दोनों लेंगे, मान लीजिए वो 4 लाख की बचाई, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू एडिशन की परसेंटेज कैसे करें भाई, डबल ए में 15 था, DFI में 20% था, यहां कैसे करें, यहाँ आप कैपिटल गुड्स थोड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हो, इससे बनाकर बिस्किट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो हम कहते हैं जितनी तुमने ड्यूटी बचाई इसका 6 गुना कर दो, 24 लाख हुआ, इसको 6 सालों में इतना आप एक्सपोर्ट करके दिखाओ, इसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, ये डिटेल में अभी आएगा। हाँ जी, क्या आप डोमेस्टिक परचेज भी कर सकते हैं जी, इन वैलिडेशन लेटर के अगेंस्ट में, जो डोमेस्टिक सप्लायर आपको बेच रहा है इसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा और उससे डीम्ड एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो मशीन आप इंपोर्ट करके लाए, क्या इसे बेच देना, ना 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 ना, जब तक ये आपने 24 लाख की एक्सपोर्ट नहीं कर दी, इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, तब तक आप एक्चुअल कंडीशन है, तब तक आप इसे नहीं बेच सकते। हाँ, 24 लाख की एक्सपोर्ट करके दिखा दी 6 सालों में, उसके बाद आप इस मशीन को बेच पाएंगे। नेक्स्ट, कौन एलिजिबल है इसके लिए, हाँ जी, वहां पर कौन एलिजिबल था डबल ए में, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर, टाइप सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर, तो दोनों तो यहाँ पर है ही। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर भी है, जैसे मैं कोचिंग की सर्विस देनी है तो मेरे को प्रोजेक्टर चाहिए, मेरे को कैमरा चाहिए, मेरे को CPU चाहिए, तो मैं इनको परचेज कर सकता हूँ बिना ड्यूटी, बिना GST के। इसके अलावा कॉमन सर्विस प्रोवाइडर भी यहाँ पे एलिजिबल है। मान लीजिए जो वर्कर है वो 4 एक्सपोर्टर के लिए गुड्स बनाकर देता है, उसको बनाने के लिए उसे मशीन चाहिए, तो एक कॉमन सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ये ला सकता है मशीन बिना ड्यूटी, बिना GST। अच्छा, एलिजिबल कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्या है, नीचे वाली डेफिनेशन नहीं पढ़नी, वो एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं, तो हम यही पढ़ते हैं। क्या आप CKD या SKD कंडीशन में ला सकते हैं, कुछ मशीन के साथ कंप्यूटर साथ में जुड़ा हुआ होता है, जैसे आपने कार की सर्विस कराई तो साथ में कंप्यूटर लगा हुआ था, उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी आप साथ में ला सकते हैं इस कैपिटल गुड्स में। नेक्स्ट, कोई स्पेयर मोल्ड डाइस टूल्स भी इसके साथ ला सकते हैं, या उस मशीन को चलाने के लिए कोई कैटलिस्ट चाहिए इनिशियल चार्ज के लिए या एक सब्सिक्वेंट रिचार्ज के लिए, तो फिर हम उसे भी इस कैपिटल गुड्स में शामिल कर लेंगे। आप EPCG स्कीम के तहत बिना ड्यूटी, बिना GST के ला सकते हैं। अच्छा, अब हाँ जी, ड्यूटी सेव्ड का क्या मतलब है, आपने इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 3 लाख नहीं दी, GST नहीं दिया 1 लाख, तो टोटल कितना बचा है, 4 लाख, 3 + 1 4 लाख ड्यूटी सेव्ड मानी जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपने ड्यूटी 3 लाख नहीं दी, IGST दे दिया 1 लाख का, अब ड्यूटी सेव्ड 3 लाख मानेंगे कि 4 लाख मानेंगे, अगर तुमने ITC ले लिया इस IGST का, तो फिर हम ड्यूटी सेव्ड 4 लाख ही मानेंगे, लेकिन तुमने अगर ITC नहीं लिया फिर हम 3 लाख ड्यूटी सेव्ड मानेंगे। इसके बेसिस पे 6 से मल्टीप्लाई करके फिर हम बताएंगे कितना तुम्हारा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, ये 6 साल में आपको फुलफिल करनी है। इसमें एवरेज EO प्लस स्पेसिफिक EO, ये दोनों हैं, दोनों हैं। एवरेज EO क्या है, हाँ जी, ये जो आप मशीन इंपोर्ट करके ला रहे हैं, इसके बिना इंपोर्ट किए आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो तो आप करते ही रहो,
उसे हम एवरेज ईओ बोल रहे हैं। पिछले 3 साल का अर्थमेटिक मीन निकाल लो, वो तो आप करते ही रहो। इसके अलावा आप जितनी ड्यूटी बचाई है उसका 6 गुना 6 सालों में एक्सपोर्ट करके दिखाओ। आप डोमेस्टिक परचेज करते हो, हम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, जो एवरेज ईओ है वो तो आप फुलफिल करते ही रहो। इसके अलावा इस यहां पर नोशनल ड्यूटी सेव, क्योंकि यहां इंपोर्ट ड्यूटी तो होगी नहीं, नोशनल ड्यूटी सेव का ओह 4.5 गुना है, 6 गुना नहीं है। मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है ना। इसे समझाने के लिए हमने आपको क्वेश्चन कराया था, जरा देखेंगे क्या। ऐसे, हाँ जी, आपने ड्यूटी बचाई है कितनी, 100 की। पिछले 3 साल की आपकी एक्सपोर्ट थी 1100, 1000 और 900। हमने तीनों को टोटल किया, डिवाइड किया 3 से, 1000 निकल कर आया। तो आपको हर साल में 1000 ये तो एक्सपोर्ट करके दिखानी ही है। इसके अलावा ड्यूटी बचाई थी 100 इंटू में 600 की, इन 6 सालों में 600 लाख की और एक्सपोर्ट करके दिखानी। इस एवरेज, जैसे मान लीजिए पहले साल में आपने 1100 की एक्सपोर्ट करी है, तो ये 1000 तो करनी थी, 100 इस 600 में से फुलफिल कर दी, अभी 500 और करनी है अगले 5 सालों में। ठीक है, तो ऐसे 6 सालों में ये 600 लाख की और एक्सपोर्ट करके दिखानी है। एवरेज वाली जो बिना इस मशीन के इंपोर्ट हुए हो रही थी वो तो करते ही रहना, इसे हम बोलते हैं एवरेज ईओ। वापस आएंगे, हाँ जी। अब इसके बाद एक और चीज, क्या ये हो गया, हाँ जी। अगर आपने ड्यूटी बचाई 4 लाख, 6 से मल्टीप्लाई किया, निकल गया 24 लाख। ये 24 लाख आपको 6 सालों में स्पेसिफिक ईओ करके दिखानी थी। एवरेज ईओ तो करनी है, ये 24 लाख 6 सालों में अलग करके दिखानी थी। ठीक है, अगर अब इस 24 लाख का 75% करो, ये हुआ 18 लाख। अगर ये 3 सालों या उससे कम में तुमने ये फुलफिल कर दिया 18 लाख, तो बाकी अगर 3 सालों में हम मानते तुम कर ही लोगे, नहीं करोगे तो भी हम माफ कर देंगे। अगर किसी कारणवश नहीं भी कर पाए तो भी हम माफ कर देंगे। तो अगर 75% या उससे ज्यादा स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन प्लस 100% हर साल में आप कंप्लीट कर देते हैं, कितने साल में, हाफ पीरियड में, 3 साल या उससे कम में, तो हम बाकी आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंडोन कर देंगे। अच्छा, ये जो एक्सपोर्ट करना है, इस एलिजिबल एक्सपोर्ट में क्या फिजिकल एक्सपोर्ट शामिल है, डीम्ड एक्सपोर्ट भी, फिजिकल एक्सपोर्ट भी, डीम्ड एक्सपोर्ट भी। अच्छा, एक चीज और, AADFIA के अगेंस्ट में आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था, तो उससे बिस्किट बनाया, बिस्किट के आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, उधर AA में भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में काउंट कर रहे हो, क्या इधर EPCG में भी शामिल करोगे? अगर हम मशीन लेके आए हैं बिस्किट को बनाने के लिए, तो इधर EPCG में भी शामिल करेंगे। तो AADFIA या DDB या ये वाली RODT की स्कीम के तहत जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उधर तो शामिल हो ही रहा होगा, इधर वाली एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए भी जो स्पेसिफिक ये 24 लाख की करनी थी, इसमें भी शामिल होगा। नेक्स्ट, एक फोर्थ पॉइंट पहले, अगर ITA 1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट में कुछ नोटिफाइड आइटम्स हैं जैसे कंप्यूटर, अगर आप इनको इंडिया में बेच रहे हो DTA में, लेकिन पैसे आपको फ्री फॉरेन एक्सचेंज में मिल रही है, मान लो फॉरेन कंट्री वाली कोई कंपनी यहां पर है, उसको आप बेच रहे हो और वो फ्री फॉरेन करेंसी में आपको अमाउंट दे दे, तो ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में काउंट होगा। और अगर आपकी DTA में भी यूनिट है, SCN में यूनिट है, तो यहां पर हम सिर्फ DTA वाली यूनिट को ही काउंट करेंगे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए। अच्छा, एक्सपोर्ट ऑपरेशन में जो आप खुद गुड्स बना रहे हो, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर से बनवा रहे हो, सर्विस रेंडर कर रहे हो, ये सब शामिल होगा। थर्ड पार्टी से एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में शामिल होगा। अब एक स्पेशल पॉइंट, पहले वैलिडिटी वाला, हाँ जी, AA में 12 + 12 24 महीने था, यहां सीधा 24 महीने, फिर एक्सटेंशन नहीं है EPCG की, इस ऑथराइजेशन की। ओके, नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जरा सुनिए। अभी मैं आपको दिखा रहा था यहां पर क्या दिखा रहा था, इंपोर्ट को आपने ओपन किया, इसमें किसी गुड्स के आगे रेस्ट्रिक्शन है, तो ये कह रहा है कि अगर रेस्ट्रिक्टेड आइटम है इंपोर्ट के लिए, ये EPCG के अगेंस्ट में अगर कैपिटल गुड्स रेस्ट्रिक्टेड है, तभी इंपोर्ट करने की परमिशन मिलेगी, जब आप परमिशन ले, अप्रूवल ले लो। नेक्स्ट, अगर एक्सपोर्ट पर मान लो बिस्किट जो हमने बनाया इस मशीन से, उस पर रेस्ट्रिक्शन है, तो कह रहे हैं हम EPCG लाइसेंस तभी देंगे, पहले आप परमिशन ले जाओ कि आप बिस्कुट को एक्सपोर्ट कर सकते हो, तभी हम EPCG का लाइसेंस देंगे। यहां हमारा EPCG वाला भी खत्म होता है। हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया था, इसमें क्या था जी, इसमें ये CKD कंडीशन में ला रहा था, प्री प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए लेके आ रहा था कैपिटल गुड्स, डीम्ड एक्सपोर्ट करने थे, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही थी, लेकिन इस मशीन को बेचना चाहता था मैन्युफैक्चर स्टार्ट करते ही नहीं, जब तक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक इसको बेच नहीं सकता। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अब ये तो छिटपुट, ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, यहां से आता नहीं, फिर भी एक बार रिवाइज कर ले। क्या EOU, इसके साथ ESTP, STP, BTP भी आता है, ये नाम साथ में इसे पढ़ लेंगे। क्या इसके लिए आपको एप्लीकेशन लगानी होगी यूनिट अप्रूवल कमेटी को या बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास में,
इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपकी मशीनरी में होनी चाहिए 1 करोड़ कम से कम। ये अमाउंट माफ कर सकता है बोर्ड अप्रूवल, कुछ कम कर सकता है, लेकिन ये 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए अगर हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एक्वाकल्चर इनमें आप डील करते हैं तो। नेक्स्ट, कौन एलिजिबल है? ट्रेडिंग यूनिट एलिजिबल नहीं है, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर एलिजिबल है। नेक्स्ट, जो भी बनाया सभी गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोहिबिटेड गुड्स को नहीं। ऐसे इंपोर्ट, ये इंपोर्ट कर सकते हैं बिना ड्यूटी, बिना जीएसटी के। इवन बॉन्डेड वेयरहाउस, जो कस्टम के वेयरहाउस होता है, उससे भी ये परचेज कर सकते हैं। इंटरनेशनल एग्जीबिशन अगर इंडिया में लगी हुई है, उससे भी परचेज कर सकते हैं बिना ड्यूटी, बिना जीएसटी। लेकिन अगर डोमेस्टिक डीटी यूनिट से परचेज करना है तो जीएसटी लगेगा, लेकिन जो ईयू को बेच रहा है उसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा और वो सप्लायर इसका रिफंड ले लेगा जी, वो सप्लायर इसका रिफंड ले लेगा। और ये जो आप गुड्स परचेज कर रहे हैं ईयू, इस पर एक्चुअल लीगल कंडीशन होगी। नेक्स्ट, इसके बाद अदर एंटाइटलमेंट, इस ईयू को और क्या एंटाइटलमेंट है जी? इसको इंडस्ट्रियल लाइसेंस माफ होगा अगर ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज वाले गुड्स बना रही है। नेक्स्ट, 100% ये अपना एक्सपोर्ट अर्निंग ईईएफसी, एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट में रख सकती है। इसको बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं है और ये 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परमिटेड है ईओयू बनाने के लिए। एक्सपोर्ट प्रोसीड नॉमिनी में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट, नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। हेलो, ईओयू शुरू में इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कम हो रहा होगा तो इसकी नेट पॉजिटिव नहीं होगी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा। लेकिन इसे 5 साल के ब्लॉक में इसे पॉजिटिव कर देना है। नेक्स्ट, यूनिट एक दूसरी यूनिट को बेचना चाहती है तो जीएसटी पे कर अलाउड है। ईओयू स्कीम से बाहर निकलना चाहती है तो परमिशन लेनी पड़ेगी और जीएसटी, ड्यूटी जो भी बनती है वो सब पे करनी होगी, और अगर ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किए तो पेनल्टी भी लगेगी। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग डीटी यूनिट ईओयू में कन्वर्ट हो सकती है। ये ईओयू के बारे में था। लास्ट टॉपिक आपका डीम्ड एक्सपोर्ट का। हाँ जी, डीम्ड एक्सपोर्ट जो जीएसटी में आपने पढ़ा था वो तो यहां पर है ही। डबल ए होल्डर को गुड्स बेचना, ईओयू को गुड्स बेचना, ईपीसीसी होल्डर को गुड्स बेचना, तो इसको ये नाम देता है सप्लाई टू डोमेस्टिक एंटिटी। इसके अलावा डीम्ड एक्सपोर्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है। कह रहा है क्या? अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स जिस पर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग है उनको गुड्स बेचे, वो भी डीम्ड एक्सपोर्ट है। और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेशनल इंपोर्टेंस के है उन्हें गुड्स बेचे, तो वो भी क्या है? डीम्ड एक्सपोर्ट है। इसे समझाने के लिए यहां देखिए। हाँ जी, गुजरात में हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, इसको वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक को बोलते हैं, ये मल्टीलेटरल एजेंसी है। तो इसने पहले वर्ड में दिया, अगर ऐसे गुड्स, अगर आप गुड्स बेच रहे हो ऐसे प्रोजेक्ट्स को जिसको फाइनेंस करती है मल्टीलेटरल या बाइलेटरल एजेंसी, तो ऐसे अगर आप इन्हें गुड्स बेच रहे हैं तो इसे क्या माना जाएगा? डीम्ड एक्सपोर्ट, अगर इस पर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग है। ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग क्या होती है जी? हाँ जी, जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, अब इस मान लो ये पावर प्रोजेक्ट है, इसमें तार परचेज करनी होगी, ट्रांसफार्मर परचेज करनी होगी, कई और चीजें भी परचेज करनी होगी, तो ये कम से कम रेट पर मिले इसके लिए बिडिंग की जाती है। कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इंडिया वाली कंपनीज भी, फॉरेन कंट्री वाली कंपनीज भी। तो जो कम रेट लगाएगा उससे हम ले लेंगे। तो सभी कंपनीज, इंडिया प्लस फॉरेन कंट्री वाली कंपनीज बिडिंग में पार्टिसिपेट करें, इसे हम बोलते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो रही है। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो गुड्स बेच रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स को, उसे माना जाएगा ये डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एफटीपी में एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। एक और देखिए, ये नेशनल इंपोर्टेंस वाला प्रोजेक्ट नीचे से देखिए, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर मिसाइल बनाना चाहते हैं, अगर इसको कोई गुड्स बेच रहा है, इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को, इसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। या यूएन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या उनके द्वारा फाइनेंस किए गए प्रोजेक्ट को कोई गुड्स बेच रहा है, डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। मेगा पावर प्रोजेक्ट को कोई गुड्स बेच रहा है, डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिस पर हमारी भारत सरकार ने बस कस्टम ड्यूटी 0 कर रखी है और ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के तहत इस प्रोजेक्ट को गुड्स बेचे जाएंगे, तो इसे भी क्या माना जाएगा? डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या फायदा होगा डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए? डीम्ड एक्सपोर्ट करने के लिए आप AA DFIE के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डीम्ड एक्सपोर्ट का ड्रॉबैक मिल जाएगा। इसके लिए मैंने एक चार्ट बना कर दिया, यहां से समझते हैं। हाँ जी, आप मैदा, शुगर और ये मिल्क पाउडर इंपोर्ट करते हैं और इससे आपने बिस्किट बनाकर ईएयू को बेचना है, ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। तो इस इसके लिए AA DFIE मिल सकता है, भले आपको डीम्ड एक्सपोर्ट करना है। नंबर 2, अगर आप ड्यूटी पे करके आए हैं तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। ड्यूटी ड्रॉबैक का चैप्टर वैसे खत्म हो गया। ये 2 प्रकार का ड्यूटी ड्रॉबैक होता है। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने ड्यूटी ड्रॉबैक की परसेंटेज फिक्स कर रखी है, उसे हम बोलते हैं ऑल इंडस्ट्री रेट। जिन प्रोडक्ट्स के लिए ये आपकी ड्यूटी ड्रॉबैक की परसेंटेज फिक्स नहीं है, तो उसके लिए आप एक्चुअल बेसिस पर ब्रांड रेट बोला करते हैं, उस बेसिस पर आप रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे, ये इधर आपके पास में यही है, आप डीम्ड एक्सपोर्ट की AA DFIE के लिए अप्लाई कर सकते हो, डीम्ड ड्रॉबैक आ गया। ठीक है जी।
नेक्स्ट ये एक स्पेशल पॉइंट क्या, हाँ जी, किस किस को डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा, हाँ जी, मिस्टर ए, ये जो अभी आप पीछे पढ़ गए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोजेक्ट्स या ईओयू यूनिट्स, इनको गुड, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है मिस्टर ए को गुड सप्लाई के लिए, तो ये डीम्ड एक्सपोर्ट है, ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। ए ने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब बी ए को सामान देता है, सब कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर को सामान दे रहा है, इसे भी हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे। शर्त यह है कि पैसे बी को ए से मिले, ये यहां पर लिखा हुआ है। लास्ट पॉइंट, अगर ये सब कॉन्ट्रैक्टर ए को बेचने की बजाय ये सीधा इन इन प्रोजेक्ट्स को या इन एजेंसीज को ये डायरेक्टली गुड्स दे देता है, तब डीम्ड एक्सपोर्ट कब माना जाएगा, दो शर्तें फुलफिल होने पर। पहली शर्त ये है कि ये पैसे अब बी को ए से नहीं मिले, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली इसको पेमेंट करे बी को। नंबर दो, ये जो ए है, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ये इनके साथ में, उसमें इस बी का नाम भी लिखवा दे, ये आपने इसके लिए एक क्वेश्चन भी किया था। तो यहां आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का रिवीजन कंप्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये जो आपके एफटी के पूछे जा सकते हैं, ये मैंने इसके साथ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। ईओ, टीडब्ल्यू, स्टेटस होल्डर, डिस्ट्रिक्ट वाला, स्कोमेट वाला, स्टेट रिंग एंटरप्राइज, आईईसी, पेन इलेक्शन, डिनाइड एंटिटी लिस्ट, एक्चुअल यूजर कंडीशन, या फिर इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स, गिफ्ट्स, सेकेंड हैंड गुड्स, थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाले थे आपके। ये हमने आपको पढ़ाते टाइम पर बताए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ड्यूटी एग्जामिशन स्कीम है, डबल ए डीएफआई है, आरओडीटीपी, ईपीसीजी और डीम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है जी, थैंक यू जी।